हेलो, नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप यदि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लॉ को समझने में, लॉ क्या होता है। और कंटेंट आप वैसे यहाँ देख रहे हो, मैं अभी डिस्कस भी करूँगा। तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप न्यूली एडमिशन लिए हो लॉ कॉलेज में, लॉ स्कूल्स में, तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर स्टूडेंट हो तो हेल्प करेगा। नेक्स्ट, यदि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका सिलेबस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ रहे हो, तो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू लॉ। तो आप इसको ज्यूरिस्प्रूडेंस का फर्स्ट क्लास भी समझ सकते हो। इसके बाद वैसे मैं कल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्लास, तो आप उसको भी जाके चैनल पे विज़िट कर सकते हो। प्लेलिस्ट में ज्यूरिस्प्रूडेंस सर्च करना मिल जाएगा आपको। जिस पीडीएफ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका सिर्फ़ इस पीडीएफ का आपको लिंक चाहिए। इसको आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल लॉयर प्रशांत या फिर टीच मी लीगल पे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसका कंटेंट देख लेते हैं। और आपको डायरेक्ट, यदि इसमें से वैसे यहाँ पे टोटल 11 टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे जाके पढ़ना है तो आप टाइम स्टैम्प देख लेना, नीचे मैं लगा दूंगा, तो आप टाइम स्टैम्प पे डायरेक्ट क्लिक करके उस टॉपिक पे जा सकते हो। देखो, ये जो इंट्रोडक्शन टू लॉ है, पहले मैं एक दो इन्फॉर्मेशन और भी दे देता हूँ आपको। थोड़ा मैं स्लो पढ़ाऊंगा तो आपको टेंशन नहीं लेना, स्लो पढ़ोगे और अच्छे से समझना आप। ठीक है, थोड़ा टाइम दोगे तो समझ में आएगा। बहुत फास्ट पढ़ना है तो उनके लिए ये लेक्चर नहीं है। ये उनके लिए लेक्चर है जो आराम से पढ़ना चाहते हो, जिनके पास टाइम है वो पढ़ो। ताकि आप बाद में ना बोलो कि सर इतना टाइम क्यों ले रहे हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये वैसे स्टूडेंट के लिए जो सीरियसली है, अपने पढ़ाई को लेके सीरियस और सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लेक्चर है। तो चलो, बहुत बातें हो गई। पढ़ने वाले क्या-क्या, सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हम लोग। उसके बाद जैसे आप लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, उसके बाद हम लोग लॉ का मीनिंग क्या होता है, वो पढ़ेंगे और डेफिनेशंस ऑफ लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद देखो, जब डेफिनेशंस आप पढ़ लोगे, बेसिक्स मैं डेफिनेशंस बताऊँगा। उसके बाद कुछ जूरिस्ट के द्वारा डेफिनेशंस दिया गया है। तो ये जो जूरिस्ट के द्वारा ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने 10 डेफिनेशंस को रखा है, ठीक है? तो ये जो 10 डेफिनेशंस है, उसको मैं लास्ट बताऊँगा, वैसा मैं बता देता हूँ। लास्ट में उसको बताऊँगा ताकि इंटरेस्ट बना रहे। तो सारे बेसिक्स को क्लियर करने के बाद आराम से लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेरियस जूरिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशंस दिया गया है कि आखिर लॉ होता क्या है। उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या उसको बोल लो फीचर्स, फीचर्स ऑफ लॉ देखेंगे। उसके बाद लॉ का क्या नेचर्स होता है, उस नेचर को देखेंगे। नेक्स्ट, लॉ का स्कोप को पढ़ेंगे। और आज जो हमारे पास लॉ आया है, इसका ओरिजिन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तो वो पढ़ने वाला है। नेक्स्ट, जो हमारे पास लॉ है उसके सोर्स। देखो, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप जितने टॉपिक्स को देख रहे हो, हर एक टॉपिक पे आधे घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके आपको थोड़ा-थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते जाऊँगा, ताकि एक बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके। एक काइंड ऑफ इसको समझो बेसिक्स लॉ क्लास है, ठीक है? उसके बाद आज जो हमारे पास मॉडर्न लीगल सिस्टम है, उसमें क्या-क्या लॉ का फॉर्म्स है, उसको देखेंगे। और बहुत बार आप सुनते रहते हो काइंड्स ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, वो देख लेंगे। और लास्ट में लॉ का ब्रांच देख लेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, उसी तरह से लॉ के ब्रांच को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्या-क्या है। फिर से मैं बता देता हूँ, हर एक टॉपिक पे एक क्लास हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे सारे को कंपाइल करके 2 अढ़ाई घंटे का मैक्स टू मैक्स वीडियो होगा, 2 घंटे में निपट जाएगा ये। तो बने रहो, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे जब आपको पीडीएफ मिलेगा, तो आप जैसे जब डाउनलोड करोगे पीडीएफ को, तो वहाँ पे आप लेक्चर का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको आप पढ़ लेना। यहाँ पे हर एक टॉपिक वाइज मैंने ऑब्जेक्टिव दे दिया है कि हर एक टॉपिक के पढ़ने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी है मेंशन। तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो, लेकिन मैं अभी इसको यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ये बस जो पीडीएफ पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैंने ये लगा रखा है।
चलो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लॉ। अब सवाल ये है, लॉ हमारे सोसाइटी में नेसेसरी क्यों है? क्यों इम्पोर्टेंट है लॉ? है ना? ये एक, आप इमेजिन करो एक वर्ल्ड जहाँ पे लॉ नहीं है। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि लॉ का क्या नेसेसिटी है हमारे सोसाइटी में, क्यों नेसेसरी है लॉ। तो उसके लिए आप इमेजिन करो कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे लॉ नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? आप इमेजिन करो, जहाँ पे लॉ नहीं है, वहाँ पे क्या होगा, इमेजिन करो। आप वहाँ पे क्या देखोगे? वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सारे लोग जो चाह रहे हैं वो करेंगे, जिनको जो इच्छा है वो करेंगे, है ना? जैसे यहाँ पे देखो, मैंने कुछ-कुछ पिक्चर लगाया है। देखो, यहाँ पे कोई ट्रैफिक रूल नहीं होगा, जिसको जो मन में आएगा वो करेगा, जिसको मन होगा जिसको जाके मार देगा, है ना? लॉ नहीं होगा तो क्या होगा? जिसको मन होगा, मेरे को मन होगा कि मैं किसी को मार दूँ, जाऊँ घुसा मार दूँ, गोली मार दूँ। आपको मन होगा किसी का प्रॉपर्टी उठा लूँ, किसी का घर जब्त कर लूँ, किसी का घर को कब्ज़ा कर लूँ। तो जिसका जो मन में आएगा वो करेगा, यदि लॉ नहीं होगा तो। है ना? सोचने वाली बात है, ट्रैफिक नहीं होगा, जहाँ मन वहाँ गाड़ी लगा दो, जिसको जहाँ मन वहाँ जाने का मन। जो पावरफुल लोग हैं, उसका डोमिनेंस रहेगा, है ना? तो यहाँ पे वैसे मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो एवरीवन कुड डू व्हाटएवर दे वांटेड टू डू, है ना? तो एक ऐसा वर्ल्ड हो जाएगा जहाँ पे जो पावरफुल लोग हैं, वो वीकर सेक्शन के लोगों को डोमिनेट करने लगेंगे। इसीलिए हम लोगों को लॉ का नेसेसरी है, ताकि पीस मेंटेन हो सके, एक ऑर्डर मेंटेन हो सके, सोसाइटी में एक जस्टिस मेंटेन हो सके। जैसे कि क्लासरूम में देखना, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है ना? क्लासरूम का रूल्स होता है ताकि स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो डिसिप्लिन्ड रहे। सेम इसी तरीके से कंट्री में भी लॉज़ होता है, ताकि जो सिटीजन्स है और जो गवर्नमेंट है, सारे लोग डिसिप्लिन्ड में रहे। तो लॉ का नेसेसरी आप समझ रहे हो? लॉ नहीं होगा तो जिसको जो मन होगा वो करेगा। पावरफुल लोग वीक को डोमिनेट करेंगे, वीक जो भी होंगे, जो कमज़ोर होंगे सोसाइटी में, वो सफ़र करेंगे। ऐसा ना हो, इसीलिए लॉ बहुत नेसेसरी है। तो ये तो आपको समझ में आया। आपको यहाँ से एक चीज़ ये तो समझ में आ गया कि लॉ एक तरीके का टूल होता है, एक तरीके का आप कह लो इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम लोग शांति लाते हैं सोसाइटी में, जिससे एक ऑर्डर मेंटेन होता है सोसाइटी में, जिससे जस्टिस दिया जाता है। ये तो अपने को समझ में आया, लॉ रहेगा तो शांति होगा, फाइट्स नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये अपने को समझ में आया। ठीक है? तो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमेशा लॉस पनिशमेंट के, देखो वैसे अभी मैं लॉ लॉ कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि आपको थोड़ा बहुत लॉ के बारे में आइडिया है। वैसे नीचे अभी तो मैं लॉ यहाँ कह रहा हूँ, नीचे मैं बताऊँगा लॉ का मीनिंग, डेफिनेशंस, फिर वेरियस ज्यूरिस्ट के द्वारा जो डेफिनेशंस दिया गया है वो भी बताऊँगा। बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा-सा आपको लॉ के बारे में तो आइडिया है, लॉ क्या होता है। ये तो समझ में आया आपको, लॉ एक तरीके का टूल्स है, इस चीज़ के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और जस्टिस मेंटेन करने के लिए। तो लॉ इज़ नॉट जस्ट अबाउट पनिशमेंट। लॉ से क्या होता है? लॉ हम लोग को हेल्प करता है प्रोटेक्शन में, गाइडेंस में और जस्टिस में, फेयरनेस में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ से सिर्फ आप ये ध्यान में रखो कि लॉ सोसाइटी में नेसेसरी क्यों है? फॉर पीस, ऑर्डर और जस्टिस के लिए। ठीक है? और लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉ हम लोग को बताता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या आप नहीं कर सकते। इसलिए लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो, पहला टॉपिक हमारा हो गया खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, इंट्रोडक्शन में तो हम लोग बात कर लिए लॉ क्यों नेसेसरी है। नेक्स्ट, आखिर ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, लॉ हम लोग को बताता है कि आप क्या कर सकते हो
और क्या नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे ये देखिए इंट्रोडक्शन में कि लॉ सोसाइटी में पीस मेंटेन करता है। तो आखिर ये लॉ होता क्या है भाई? है ना? एक क्वेश्चन है ना, आखिर ये लॉ होता क्या है? तो लॉ का मीनिंग पढ़ने से पहले आप ये देख लो, आखिर ये लॉ जो वर्ड है, ये लॉ वर्ड आया कहाँ से है? ये वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? लॉ लॉ तो अपन कह रहे हैं, लेकिन इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो देखो ये वर्ड आया है लैग से, और लैग का मतलब होता है समथिंग फिक्स्ड और लेड डाउन। आप यदि सिंपल वर्ड में देखोगे तो लॉ का मतलब क्या हुआ? लॉ मीन्स रूल्स दैट आर लेड डाउन, क्योंकि आपने देखा ना, लैग मीन्स क्या होता था? लेड डाउन। तो लॉ मीन्स रूल्स दैट आर लेड डाउन। और रूल्स क्यों लेड डाउन किया जाता है? ताकि उसको फॉलो करा जा सके। आप इसको एक एग्जांपल से देखो। ये तो मीनिंग आपको समझ में आया सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं। एक एक एग्जांपल देखो, जैसे रेलवे ट्रैक फिक्स करा जाता है ना, ताकि जो ट्रेन है वो एक राइट डायरेक्शन में मूव कर सके। सेम इसी तरीके से लॉ क्या करता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन फिक्स करता है, ताकि जो पीपल्स है वो सोसाइटी में अच्छे से बिहेव कर सके। लॉ बहुत सारा गाइडलाइंस देता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन देता है, ताकि सोसाइटी में लोग अच्छे से बिहेव कर सके। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया वर्ड लॉ का। ठीक है, लॉ वर्ड कहाँ से आएगी, आपको एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। अब सिंपल मीनिंग देखते हैं, आखिर भाई ये लॉ होता क्या है? ठीक है, यहाँ पे बस आपको याद रखने वाली बात क्या है, लॉ आया कहाँ से है? लैग से, और लैग का मीनिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो सिंपल मीनिंग लॉ क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले एक एग्जांपल मैं दूंगा। अब देखना, अब एक्चुअल क्लास स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं ना, क्लास स्टार्ट फ्रॉम वो। अब देखना बहुत सारे कमेंट्स में क्लास स्टार्ट फ्रॉम, जो टाइम स्टैम्प होता है वो टाइम स्टैम्प को वो मार्क कर देते हैं, क्योंकि स्टार्ट में टीचर थोड़ा बहुत बताते हैं क्लास के बारे में, लेक्चर्स के बारे में, जो कोर्स बेचते हैं कोर्स के बारे में। तो देखो हम टीचर्स के पास भी तो यही ऑप्शन है ना, यहीं पे ना सब कुछ करेंगे भाई। कहाँ बच्चों को बताएँगे अपने क्लास के बारे में, या फिर जो नोट्स है। जैसे मेरे पास भी ज्यूरिस्प्रूडेंस का मैंने नोट्स बनाया बहुत मेहनत से, तो मैं कहाँ बताऊँगा? जो भी सब्जेक्ट्स का नोट्स बनाया आपको teachmelegal.com पे मिलेगा। वहाँ से जाके आप देख सकते हो, विज़िट करो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आके विज़िट कर सकते हो। हमारे पास तो यूट्यूब ही है ना, आपको भी पता है यूट्यूब बहुत ज़्यादा पैसा देता नहीं है। तो थोड़ा बहुत अर्न करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता है, और बहुत मेहनत लगता है, तो चलो ठीक है। देखो वैसे ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का पूरा नोट्स है, कंप्लीट यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है, और कल से इस पे लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएगा। बाद में यदि आप देख रहे हो ये वीडियो बहुत बाद में, तो तब तक लेक्चर पूरा कंप्लीट हो रखा होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, एक मोटरसाइकिल वाला है, यहाँ पे देखो, ये बंदा ने हेलमेट नहीं लगाया है। ठीक है, इसने हेलमेट नहीं लगाया। देखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या पिक्चर में देखो। मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, आपको इतना मुझे पता, सारे लोगों को पता है हेलमेट नहीं लगाने से 1000 रुपए का फाइन होता है, ये सबको पता है। दिल्ली में रहते हो तो बहुत ही ज्यादा फाइन होता है। तो लॉ क्या करता है, देखना यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा। ये बंदा बिना हेलमेट के रोड पे जा रहा है, और हमारे पास एक लॉ है। लॉ क्या कहता है, मोटर व्हीकल एक्ट यदि आप पढ़ोगे 1988 का, जो कि 2019 में अभी अमेंडमेंट भी हुआ है। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ये बोलता है यार, बिना हेलमेट के आप जाते हो, बिना हेलमेट के आप जाते हो, तो 1000 रुपए का फाइन है। कितने का भाई फाइन है? 1000 रुपीज का। ठीक है, ये अपने को मोटर व्हीकल एक्ट लॉ बता दिया कि 1000 रुपीज का फाइन है। ठीक है, और आपको एक चीज बता देता हूं मैं, जब आप मोटर व्हीकल एक्ट को देखोगे,
इसमें कलेक्शन ऑफ रूल्स है, इसमें बहुत सारा रूल्स है। यदि आपके व्हीकल का पीयूसीसी नहीं है तो 10,000 का चालान कटेगा, आपने हेलमेट नहीं पहना है तो 1,000 का चालान कटेगा, सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपको इतना के चालान कटेंगे, आप नो एंट्री में यदि गाड़ी लेके जाते हो तो 20,000 का चालान कटेगा, यदि कोई ड्राइवर चला रहा है तो ड्राइवर पे भी चालान कटेगा, ओनर पे भी कटेगा। दैट मीन्स यदि नो एंट्री में आपका ड्राइवर लेके जाता है तो 40,000 का चालान कट जाएगा। तो इस तरीके से यदि मोटर व्हीकल एक्ट जो हमारे पास लॉ है, इस लॉ को आप देखोगे तो इसमें आपको बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कलेक्शन ऑफ रूल्स है, या फिर आप इसको एक और वर्ड यूज कर सकते हो, सेट्स ऑफ रूल, सेट्स, या आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वर्ड कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ क्या भाई यहाँ पे? रूल्स एंड रेगुलेशन। अब देखो इसमें एक रूल क्या था कि यदि आप बिना हेलमेट के रोड पे जाओगे तो आपका 1,000 रुपीज का चालान कट जाएगा। ये बंदा क्या क्या बिना हेलमेट के रोड पे आ गया, विदाउट हेलमेट जो आया, अब क्या हो गया इस बंदे का, क्योंकि अपने आपने पढ़ रखा ऑलरेडी, तो इसका 1,000 रुपीज का चालान कट गया भाई। ठीक है, 1,000 रुपीज का चालान कट गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा ये बंदा? आप ही बताओ, आपका एक बार चालान कटता तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हो? हेलमेट पहन के जाते हो। सेम उसी तरीके से मान लो इसको पता नहीं था कि 1,000 रुपीज का चालान कटता विदाउट हेलमेट, तो अब इस बंदे को क्या हुआ, लॉ पता चला कि भाई यदि मैं हेलमेट लगा के नहीं जाऊंगा तो मेरा 1,000 रुपीज का चालान कट जाएगा। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको पता है और वो लगा के नहीं जाएगा तो उसका 1,000 रुपीज का चालान कटेगा। तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम वो बंदा क्या करेगा, हेलमेट लगा के जाएगा, है ना? आपका भी चालान कटेगा तो हेलमेट लगा के जाओगे। पीयूसीसी का 10,000 के चालान कट जाएँगे, तो आप भी पीयूसीसी जाके करवाओगे, है ना? यदि लिखा हुआ है नो पार्किंग, तो पार्किंग में नहीं लगाना है तो 500 का चालान कट जाएगा। तो यहाँ पे इस बंदे का क्या हुआ, अब जब नेक्स्ट टाइम ये घर से निकलेगा, तो ये हेलमेट लगा के निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कलेक्शन ऑफ रूल्स रेगुलेशन था मोटर व्हीकल एक्ट, इसके कलेक्शन ऑफ रूल्स रेगुलेशन की वजह से ये जो मिस्टर ए है, ये जो बंदा है जिसका 1,000 रुपए का चालान कटा है, नेक्स्ट टाइम से ये हेलमेट लगा के जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझने वाली बात है, यहाँ पे अपने को ये समझ में आ रहा है कि जो ये कलेक्शन ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, ये जो कलेक्शन ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, ये क्या कर रहा है, ह्यूमन के कंडक्ट को, ह्यूमन को बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा है। कैसे? देखो पहले इसको नहीं पता था, 1,000 का चालान कटा मोटर व्हीकल एक्ट की वजह से, अब इसका बिहेवियर देखो कैसे चेंज हो गया। अब ये बंदा क्या करेगा, हेलमेट लगाएगा। बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं? बताओ भाई, बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं? आपको पता है मैं यदि नो पार्किंग में गाड़ी को लगाऊंगा तो 500 का चालान कटेगा, क्या आप नेक्स्ट टाइम लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्यों? लॉ की वजह से। तो लॉ क्या करता है, रेगुलेट करता है। हम ह्यूमन का बिहेवियर, मेरा बिहेवियर कैसा था, मैं पहले विदाउट हेलमेट जा रहा था रोड पे, लेकिन अब मैं कैसे जाऊंगा, हेलमेट के साथ। क्यों? क्योंकि मेरे को लॉ पता चला। तो लॉ ह्यूमन के बिहेवियर को रेगुलेट करता है। आई होप ये पता चल गया होगा। अब इतने बच्चे तो नहीं कि बार बार मैं बोलूंगा तो समझ में आएगा, है ना? एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। लॉ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे ये देखो मोटर व्हीकल एक्ट लॉ है, इसमें कलेक्शन ऑफ रूल्स रेगुलेशन है। इसकी वजह से हम ह्यूमन का बिहेवियर, हमारा जो बिहेवियर है, या फिर उसको एक वर्ड आप बोल सकते हो, कंडक्ट, कंडक्ट रेगुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको इससे ये चीज तो क्लियर हो गया होगा, लॉ होता क्या है। तो लॉ क्या होता है भाई, सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बोल सकते हो, है ना? लॉ इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आप बोल सकते हो। और ये बनाया किसके द्वारा जाता है, बाय द गवर्नमेंट या फिर स्टेट। क्यों बनाया जाता है, अभी जस्ट एग्जांपल इसलिए मैंने आपको बताया क्यों बनाया जाता है, ताकि ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करा जा सके, सोसाइटी में पीस मेंटेन करा जा सके। देख रहे हो कैसे लिंक हो रहा है, एक दूसरे से लिंक करो, सोसाइटी को हम लोग पीस मेंटेन कर सके सोसाइटी में। तो कितना आसान है, अब मेरे को कोई भी बता सकते हो लॉ का डेफिनेशंस। लॉ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन।
किसके द्वारा बनाया जाता है? मेड बाय द गवर्नमेंट, और आप बोल सकते हो और द स्टेट। चलो एक बार फिर से बोलो, लॉ इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट और द स्टेट। किस चीज के लिए? टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है भाई, क्यों? ताकि सोसाइटी में पीस मेंटेन रहे। बहुत सिंपल। तो लॉ हम लोग को बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अभी जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का मैंने एग्जांपल दिया, क्या कर सकते हैं, क्या अलाउ है, क्या प्रोहिबिटेड है, क्या करने से लॉ ब्रेक हो जाएगा, रूल्स ब्रेक हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए जब बाइक राइड करते हो, ये ट्रैफिक लॉ है। आपको चोरी नहीं करना है, दैट इज क्रिमिनल लॉ। तो लॉ बेसिकली क्या होता है? एक तरह से गाइड बुक होता है फॉर लिविंग इन सोसाइटी पीसफुल्ली। सोसाइटी में पीसफुल्ली रहने के लिए, सेफली रहने के लिए लॉ काम करता है एक तरीके का गाइड बुक का। ठीक है भाई। नेक्स्ट, वर्किंग डेफिनेशंस लॉ का देखते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी कैन सिंपली से लॉ इज द सिस्टम ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज बाय स्टेट टू रेगुलेट। देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्या है, फिर से यहाँ पे मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। लॉ इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, वही सेम चीज है। सिस्टम ऑफ रूल्स को आप कलेक्शन ऑफ रूल्स समझो, और ये जो कलेक्शन ऑफ रूल्स इसको रिकॉग्नाइज किसने करा है? गवर्नमेंट ने। ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट या फिर गवर्नमेंट। क्यों? ताकि रेगुलेट करा जा सके किसका? हम ह्यूमन का बिहेवियर, है ना, हम पीपल्स का एक्शंस को, हम पीपल के एक्ट को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है भाई, बहुत आसान है लॉ का डिफिनेशंस। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, है ना। आपको पता है गवर्नमेंट क्या करता है? लॉ बनाता है और लॉ को इन्फोर्स भी करता है, और पीपल जो होते हैं उसको फॉलो करते हैं। यदि कोई लॉ को ब्रेक कर देगा तो उसको क्या मिलता है भाई? पनिशमेंट, पेनल्टी। जैसे मान लो कोई बंदा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है तो उसको फाइन पे करना पड़ता है। चलो, लॉ का डेफिनेशंस क्लियर हो गया, मीनिंग क्या होता है समझ में आएगा आपको, इंट्रोडक्शंस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ मैं आपको लॉ का फॉर्म बताता हूँ। आज जो हमारे पास लॉ अवेलेबल है, किस फॉर्म में आपको दिखता है? एक तो आपको बहुत सारा एक्ट के फॉर्म में दिखता होगा, और बहुत सारा कोड, जैसे आपने सुना होगा इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज कोड, इंडियन पीनल कोड, है ना। अब बहुत सारा मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमारे पास जो लॉ है किस फॉर्म में दिखता है भाई? वेरियस एक्ट के फॉर्म में, इंस्टीट्यूट के फॉर्म में। ठीक है, और लॉ हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में दिखता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सुप्रीम ऑथोरिटी, सुप्रीम लॉ होता है किसी भी देश का, अनटिल अनलेस आपके देश में राजा ना हो तो। खैर, तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है। नेक्स्ट, और आपको देखने को मिलेगा फॉर्म ऑफ लॉ में ऑर्डिनेंसेस दिखेगा, जो कि गवर्नर और प्रेसिडेंट्स के द्वारा लाया जाता है। फिर काफी सारा रूल्स रेगुलेशन देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद आपको ऑर्डर, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर, ये भी देखने को। तो आप जो नोटिफिकेशन देखते हो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट इशू करती है, दैट इज आल्सो लॉ, वो भी लॉ का फॉर्म है। वैसे इन सब पे डिटेल डिस्कशन हम लोग थोड़ी देर में करने वाले हैं, बस यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि लॉ जो आप देखते हो किस फॉर्म में आता है। बहुत सारा एक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, रूल्स के फॉर्म में आ जाएगा, रेगुलेशन के फॉर्म में आ जाएगा। बहुत बार देखना डिपार्टमेंट सर्कुलर इशू करता है, बाई लॉस के फॉर्म में जो लोकल बॉडीज लाती है, और बहुत बार जुडिशियल डिसीजंस के फॉर्म में भी हमारे पास लॉ आता है। तो किस किस तरीके का लॉ आता है, ये आपको एक आइडिया लग गया। नेक्स्ट, ये जो वर्ड लॉ है, हमारे यहाँ तो आप लॉ बोलते हो, इंग्लिश में लॉ बोलते हैं, लेकिन लैटिन में लॉ को क्या बोलते हैं? लेक्स, ग्रीक में नोमोस, फ्रेंच में लोई, और जेसेट, जर्मन में, संस्कृत में धर्मा। आई होप एक ये बस थोड़ा सा मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, उनके लिए मैंने लगा रखा है थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेफिनेशंस बाय द वेरियस जूरिस्ट। देखो इसको मैं लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ, इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं। ये क्यों अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है
कि मुझे लगता है यदि मैं डेफिनेशंस अभी पढ़ाने लगूँगा तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होने लगेंगे, क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट जो जूरिस्ट है, उनके द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन जब मैं ब्रेक डाउन करूँगा, आपको ईज़ी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा तो आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि आप अभी थोड़ा डेफिनेशंस में फँसो। मैं चाहता हूँ बेसिक्स और कॉन्सेप्ट को आप अपने अंदर लो। इसलिए अभी इसको रहने देते हैं, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। देखिए बहुत ईज़ी करके मैंने इसको बनाया है। जैसे जॉन ऑस्टिन है, इनका डेफिनेशंस क्या है, उसके बाद ईज़ी एक्सप्लेनेशन क्या है, एग्ज़ाम्पल और लास्ट में समरी। थोड़ा-सा इसको ईज़ी बना दिया मैंने ताकि आपको ईज़ी और भी ईज़ी लगे। चलो, डेफिनेशंस के बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ लॉ। देखो बहुत सारे लोगों को ये जो 2 वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, इसका मतलब नहीं पता है कि आखिर ये वर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स क्या होता है। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई मोबाइल फ़ोन होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। ये जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन का बहुत सारा फीचर्स है। जैसे इसका फीचर्स क्या है, देखो यहाँ पे कितना कैमरा है इसमें, 4, इसमें 4 कैमरे हैं। ये इसका एक फीचर है। ये 6 इंच का स्क्रीन है इसका, ये फीचर्स है। 5000 इसमें एमएएच बैटरी। तो जैसे किसी प्रोडक्ट का आप देखते हो फीचर्स, जैसे मोबाइल फ़ोन के इसमें 40 कितना, इसमें 64 मेगापिक्सल कैमरा है। तो ये इस फ़ोन का जैसे विशेषता बताता है, हिंदी में बोलते हैं विशेषता। तो ये इस फ़ोन का जो फीचर है, सेम इसी तरीके से लॉ का क्या फीचर होता है? कोई भी जो लॉ होगा, जैसे मान लो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसका बाइंडिंग नेचर है, हर एक इंसान पे वो बाइंड होगा। देख लो, समझो। जैसे मोबाइल फ़ोन का फीचर है ना कि इसमें इतना मेगापिक्सल कैमरा, सेम इसी तरह से लॉ का भी कुछ फीचर्स है। जैसे उसका फीचर क्या, बाइंडिंग नेचर। पहला यहाँ पे जैसे देखो, बाइंडिंग नेचर, दैट मीन्स, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ हम लोग। एक लॉ है हमारे पास, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट का यदि बाइंडिंग नेचर देखोगे, देखो लॉ है तो उसका भी कुछ फीचर्स होगा, उसका फीचर एक बाइंडिंग नेचर है। तो बाइंडिंग नेचर कैसा हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट सब पे अप्लाई होगा। वेदर मैं चलाऊं, मैं यदि हेलमेट पहन के नहीं गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे भी 1000 रुपीज, या कोई प्रेसिडेंट भी गाड़ी चलाएगा विदाउट हेलमेट तो उसको भी 1000 रुपीज का फाइन लगेगा। हर एक इंसान पे ये फाइन होगा। अब कुछ लोग यहाँ पे जो ज्यादा ज्ञानी होंगे वो बोलेंगे सर, सिख लोग तो टर्म में भाई उसको एक्सेप्शन मिला हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में, तो उस पे अप्लाई मत कर देना आप ये। बस मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो लॉ का भी यहाँ पे फीचर्स है। लॉ जैसे यूनिवर्सल है, सारे लोग पे सेम रूल अप्लाई होगा। देख रहे हो? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। लॉ सिर्फ एक रिटन आप नहीं कह सकते हो, बुक में सिर्फ लिख दिया गया तो लॉ हो गया। लॉ में बहुत सारे स्पेशल क्वालिटीज है जो कि लॉ को रिस्पेक्टेड बनाता है और पावरफुल बनाता है। तो क्या-क्या फीचर्स है लॉ में, जैसे मोबाइल फ़ोन का आपने फीचर्स देखा, सेम इसी तरीके से मैं आपको लॉ का फीचर्स बताऊँगा। 2 फीचर्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि यूनिवर्सैलिटी है लॉ, दैट मीन्स सारे लोग पे अप्लाई होगा, सेम रूल सबके लिए होगा। कितना मज़ेदार बात है ना? चलो, तो एक-एक करके सब मैं आपको थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट में बताऊँगा। मैंने पहले बता रखा है हर एक टॉपिक पे अपने आप में एक लेक्चर हो सकता है। तो क्या-क्या फीचर्स है एक बार मैं बोल देता हूँ। बाइंडिंग नेचर है लॉ का, यूनिवर्सैलिटी है लॉ में, सैंक्शन है लॉ में, दैट मीन्स कि यदि आप लॉ ब्रेक करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, चाहे आप कोई भी हो। उसके बाद जस्टिस ओरिएंटेशन है। लॉ का एक फीचर है सर्टेनिटी है, दैट मीन्स कि लॉ क्लियर होना चाहिए। जैसे रोड पे आप जाते हो, लॉ क्लियर रहता है, 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, बेसिकली 60 की स्पीड से ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते, लॉ क्लियर है, दैट इज़ सर्टेनिटी। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। टाइम के साथ-साथ लॉ चेंज होता है। जैसे देखो, आज से 25 साल पहले कोई साइबर लॉ नहीं था, लेकिन आज है। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेट आ गया, अब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ में आ गया, तो लगा हम लोगों को कि सोसाइटी में बदलाव हुआ है, कंप्यूटर आया, टेक्नोलॉजी आया, तो उसके लिए हम लोग लॉ लाए। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाए 2000 में। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लॉ चेंज होता है टाइम के साथ-साथ। स्टेट मेड,
लॉ का एक बहुत अच्छा फीचर है कि इसको कौन बनाता है भाई? गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्स करा जाता है। मेंटेन करता है ऑर्डर को सोसाइटी में लॉ। तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। थोड़ा-थोड़ा हर एक पे डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। बाइंडिंग नेचर का क्या मतलब है? एक बार यदि लॉ बन गया, गवर्नमेंट के द्वारा यदि लॉ एक बार बन चुका है, तो सारे लोगों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। कोई इग्नोर नहीं कर सकता उस लॉ को। लॉ कंपल्सरी, यदि एक बार गवर्नमेंट ने बना दिया, दैट मीन्स कि लॉ का बाइंडिंग नेचर होता है। ये सारे लोगों पे अप्लाई होगा कंट्री में, है ना? इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जैसे लॉ कहता है कि आपको हेलमेट पहनना है ड्राइविंग के टाइम, तो सारे लोगों को ये फॉलो करना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता आप रिच हो, पुअर हो, मैन हो, वुमेन हो, कोई नहीं। भैया आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि लॉ का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, नेचर्स कैसा है, सॉरी, फीचर क्या है? बाइंडिंग इन नेचर। खैर एग्जाम्पल भी मैं देते जाऊंगा ताकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिले आपको। नेक्स्ट, यूनिवर्सैलिटी। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं यदि किसी का मर्डर करूंगा, एग्जाम्पल देता हूं, मान लो मैं यदि मर्डर करूंगा तो मुझे यदि 10 साल की सजा है, तो यदि प्रेसिडेंट भी किसी का मर्डर करेंगे तो उनको भी 10 साल की सजा मिलेगी। तो लॉ यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है। यदि मैं बिना हेलमेट के बाइक चलाऊंगा तो मुझे 1000 रुपये फाइन होगा, तो प्रेसिडेंट भी यदि विदाउट हेलमेट चलाएंगे बाइक तो उनको भी 1000 रुपीज का फाइन होगा। दैट मीन्स लॉ सबके लिए सेम होता है सिमिलर सिचुएशन में। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है पर्सन टू पर्सन। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है लॉ का। नेक्स्ट, सैंक्शन, है ना? सैंक्शन मीन्स होता है पनिशमेंट। लॉ के पास पावर होता है, यदि कोई लॉ को ब्रेक करेगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। जस्टिस ओरिएंटेड, इसका मतलब ये है कि लॉ का जो मेन एम होता है दैट इज जस्टिस। ठीक है, और जस्टिस भी कैसा? फेयरनेस तरीके से सोसाइटी में दिया जाए। सर्टेनिटी, क्लैरिटी, मैंने पहले बता रखा कि लॉ का एक फीचर क्या है कि लॉ शुड बी क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड हो। जिसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था आपको कि रूल क्लियर रहता है। जैसे आप देखते हो कि भैया आपको इस एरिया में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाना है, क्लियरली लिखा रहता है। उससे क्या होता है, जो चलाने वाले हैं, उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन्स कि लॉ जो होता है टाइम के साथ साथ चेंज होता है। लॉ ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बन गया। देखते हो आप, बार बार बीच में अमेंड होता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रहा है। लॉ बना था 1860 में, इंडियन पीनल कोड, लेकिन टाइम टू टाइम क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रहा था, चेंज हो रहा था। जैसे होमोसेक्सुअलिटी, देखो सोसाइटी आज आगे बढ़ गया तो खत्म हो गया। लेकिन आप देखोगे, और जब ये एक्ट आया था 1860 में, उस टाइम पे होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनल ऑफेंस था। लेकिन सोसाइटी जैसे जैसे आगे बढ़ा, लॉ चेंज होता गया। तो लॉ फिक्स फॉरएवर के लिए नहीं होता है। सोसाइटी के साथ साथ जैसे सोसाइटी ग्रो करता है, नया नया प्रॉब्लम अराइज होता है, तो लॉ भी उसके साथ साथ चेंज होता है। तो बहुत अच्छा फीचर है ये लॉ का। ये अब मान लो कैमरा एक बार फिक्स करके मोबाइल फोन वाला दे दिया कि ये चेंज होगा, नहीं होगा। ये फिक्स नहीं है, पर ये फिक्स है हमेशा के लिए, फॉरएवर के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे सर चाहो तो चेंज तो हो ही सकता है। खैर, नेक्स्ट है मेड एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि भाई लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है एम्स टू मेंटेन ऑर्डर एंड पीस। लॉ का एक बहुत अच्छा फीचर है कि लॉ जो हम लोग बनाते हैं या फिर लॉ जो हमारे सोसाइटी में आता है, उसका फाइनल गोल क्या होता है कि सोसाइटी में पीस मेंटेन करना है ना? सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। क्योंकि आपको पता है बिना लॉ के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना? नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ लॉ। देखो जब हम लोग बात करते हैं ना,
लॉ के नेचर के बारे में, तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो लॉ है, आखिर ये लॉ है क्या भाई? यदि सिंपल वर्ड में आप देखो, द नेचर ऑफ लॉ मीन्स द ट्रू कैरेक्टर और फीचर्स दैट सो लॉ एक्चुअली इज। आखिर एक्चुअली में लॉ है क्या, है ना? कि लॉ कैसे काम करता है, आखिर लॉ का बेसिक कैरेक्टर क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। जैसे आपने क्या देखा था, एक एग्जांपल देता हूं मैं, मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में आपने क्या देखा कि मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत सारा सेट्स ऑफ रूल था और उसमें ये लिखा हुआ था कि आप कितने की स्पीड से गाड़ी चला सकते हो, कहाँ पे यदि आप पार्किंग करोगे नो पार्किंग में तो आपको 500 का फाइन हो जाएगा। आप यदि नो एंट्री में अपनी गाड़ी को लगा लेके जाओगे तो 20,000 का फाइन हो जाएगा। तो ये चीजें हम लोग को बताया था मोटर व्हीकल एक्ट कि भैया आपको क्या करना है और नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे ये तो लॉ है, मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है भाई, मोटर व्हीकल एक्ट तो लॉ है, ठीक है। अब हम लोग इसका नेचर देख रहे हैं। तो देखो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट, चलो ईयर भी लिख देता हूँ मैं, 1980। इसका नेचर देखो, एक तो सबसे पहला नेचर क्या है कि भैया इसमें सेट्स ऑफ रूल्स है। देखो यहाँ पे क्लियर होते जा रहा है। और इसको बनाया किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो मेड बाय द स्टेट। नेचर देख रहे हो कैसा इसका नेचर है। नेक्स्ट, इसको लागू कौन करेगा? इसका नेचर देखो, इसको इन्फोर्स करेगा स्टेट। वेदर ट्रैफिक पुलिस ही ना इन्फोर्स करता है लॉ को, मोटर व्हीकल एक्ट को। उसके बाद देखो डायनेमिक, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज, आप देखो लोगों के पास पैसा आ रहा है, हम लोग का इकोनॉमी और भी ज्यादा बड़ा हो रहा था। याद करो बीच में फाइन बढ़ा था ना, पहले फाइन कम था अब बड़ा हो ज्यादा हो गया ना। तो सोसाइटी के साथ साथ फाइन भी चेंज हो रहा है। दैट मीन्स लॉ का क्या नेचर है? डायनेमिक नेचर है लॉ का। उसके बाद लॉ का नेचर यूनिवर्सल है। कोई भी गाड़ी चलाएगा विदाउट हेलमेट तो सबको फाइन लगना है 1000 रुपीज का। दैट इज एक नेचर। और क्या है लॉ का? कि लॉ भैया यूनिवर्सल होता है। मैं मोटर व्हीकल एक्ट का एग्जांपल लेके चल रहा हूं ताकि इजी है ये समझना सारे लोगों के लिए। नेक्स्ट, सर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, जस्टिस बेस। इसका एम है हम लोग का फेयरनेस, ठीक है, और सोसाइटी में पीस को मेंटेन कर, पीस को मेंटेन। आप यदि इन सारे पॉइंट्स को देखोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको नेचर करके दिया जाएगा, नेचर, स्कोप, और कहीं कहीं पे आपको सिर्फ पूछा जाएगा फीचर्स ऑफ लॉ। तो कंफ्यूज नहीं करना, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप दोनों को लिख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए दे दिया हूँ क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में नेचर्स पूछा जाता है। अच्छा, जैसे कभी कभी ये भी लगा दिया जाता है इसेंशियल फीचर्स ऑफ लॉ, बस एक वर्ड ऐड कर दिया गया। सेम चीज पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ, नेचर्स ऑफ लॉ, ठीक है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये सेम ही तो होता है, फीचर सेम ही तो होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। बस थोड़ा सा लिखने का जो आपका आंसर राइटिंग का तरीका होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको समझना क्या है, समझ में आया? नेचर ऑफ लॉ का मतलब ये हम लोग को ये समझना कि लॉ है कैसा, लॉ काम कैसा कर रहा भाई, ट्रू ट्रू कैरेक्टर क्या है यहाँ पे। तो आपने मोटर व्हीकल एक्ट का तो एग्जांपल्स देख लिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है लॉ का नेचर कैसा है। लॉ इज सेट्स ऑफ रूल्स, ये बताने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। लॉ इज मेड बाय स्टेट, ये आपको पता है ना। लॉ इज इन्फोर्स बाय स्टेट। बस मैंने सेपरेट इसीलिए कर दिया है ताकि आपके पास एक नोट्स के फॉर्म में जब ये पीडीएफ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस में देखा है नेचर, स्कोप, इसके बाद स्कोप ही आने वाला है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत कम में ही मैंने देखा है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन करा है टॉपिक में, लेकिन बहुत सारे में नेचर है। इसलिए मैंने दोनों को मेंशन कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और जब नेचर लिखोगे थोड़ा सा उसको
नेचर लिखने के स्टाइल में आप उसको ढाल देना अपने आंसर को। वो आपको यहाँ भी नोट्स में देखने को मिलेगा कि इसको नेचर के स्टाइल में ढाल दिया है मैंने। खैर, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखा, अभी बताया था ना मैंने आपको कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है, दैट इज़ स्कोप ऑफ लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोप ऑफ लॉ। नेचर देख लिया आपने, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में नेचर एंड स्कोप ऑफ लॉ। चलो ठीक है भैया, नेचर तो हो गया अपना। अब हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ लॉ। स्कोप का मतलब क्या होता है? चलो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको भी लॉ दिखेगा। आप अपने जीवन के हर एक एरिया में आप देखो, लॉ जो होता है हम लोग को बताता है। चलो इसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ईज़िली क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? आपको लगता है कि सिर्फ़ लॉ जो होता है, वो कोर्ट और क्राइम तक लिमिटेड होता है। नहीं भैया, लॉ हमारे डेली लाइफ़ में, जैसे कि इंसान के बर्थ से लेके डेथ तक, जब कोई बच्चा पैदा होता है, इनफैक्ट पैदा होने से डेथ तक आपको लॉ हर एक जगह पे लॉ दिखेगा, हर एक स्टेप पे लॉ अप्लाई होगा। तो लॉ का स्कोप देखो कितना ज़्यादा है। एक इंसान जब पैदा हो रहा है, तब उस पे लॉ अप्लाई हो रहा है और जब डेथ हो रहा है, तब भी लॉ अप्लाई हो रहा है। तो लॉ का स्कोप देख रहे हो कितना बड़ा है। हर एक एस्पेक्ट आपके लाइफ में जो है, वहाँ पे लॉ आप पे अप्लाई हो रहा है। इसी को तो बोलते हैं स्कोप, लेकिन और मैं ईज़ी करूँगा। बट अभी के लिए आप देखो, जैसे आप जब बॉर्न होते हो, आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो उसके लिए बर्थ रजिस्ट्रेशन लॉ अप्लाई हो जाता है आप पे, है ना? जिसके आप बोलते हो बर्थ सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, जब आप स्कूल जाते हो, तो आप पे एजुकेशन लॉ अप्लाई हो जाता है। हर एक स्कूल का अपना-अपना लॉ है। जैसे आप जानते होंगे कि 14 साल से कम उम्र में राइट टू एजुकेशन है, तो कहीं न कहीं आप पे एजुकेशन लॉ अप्लाई होने लगता है जब आप स्कूल जाते हो। जब आप काम पे जाते हो, तो आप पे लेबर लॉ अप्लाई होता है। फिर जब आप ड्राइव कर रहे होते हो रोड पे, तो आप पे ट्रैफिक लॉ अप्लाई हो जाता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हो, आप पे प्रॉपर्टी लॉ लगता है। जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन पोस्ट करते हो, तो आप पे साइबर लॉ लगता है। तो लॉ का जो स्कोप है बहुत वाइड है। हमारे सोसाइटी में और हम लोग जो करते हैं, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को लॉ कवर करता है। लॉ हम ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा उसको कंट्रोल करता है, कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। लॉ हर एक इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है। हर एक ग्रुप पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, गवर्नमेंट में लॉ कवर करता है हमारा सोशल लाइफ, हमारा पॉलिटिकल लाइफ कैसा होगा। हर एक चीज पे आपको लॉ देखने को मिलेगा। आप कुछ भी सोचो वहां लॉ होगा। इन्वायरमेंट सोचना है, सोचो इन्वायरमेंटल लॉ। अब उसमें बहुत सारा, एयर के लिए एयर लॉ, वाटर के लिए वाटर एक्ट है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप कुछ भी सोचो। लाइट जो जल रहा है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी लॉ लग जाएगा उस पे। सोचो आप, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान देख रहे हो, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक लॉ लग जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैसे मैनेज करते हैं, ई वेस्ट, जो आपने इन्वायरमेंटल लॉ में पढ़ा होगा। कहीं न कहीं ये भी इन्वायरमेंट में आ रहा है। जैसे ये लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, इस पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। जो फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो, हम लोग यूज़ कर, कुछ भी आप सोचो, लॉ आ जाएगा। क्या मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको? जो भी सामान मेरे पास है, मान लो कहीं न कहीं मैंने दुकान से खरीदा, तो मैं कंज़्यूमर हूँ। मान लो मेरे को खराब सामान मिल गया। उसने बोला कि भैया 10 साल तक ये सोफ़ा चलेगा, लेकिन ये सोफ़ा मान लो 2 साल में ही टूट गया। लॉ लग गया इस पे, कंज़्यूमर लॉ, कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, लॉ का जो स्कोप है बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है। हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ पे सोसाइटी में लॉ लगेगा आपको। तो इस एग्ज़ाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि लॉ जो होता है, हमारे लाइफ़ के हर एक एरिया को कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सिंपल, यदि आपको
स्कोप ऑफ लॉ का मतलब समझना है। मेनली ये जो वर्ड स्कोप है, इसका मतलब आप ये समझो कि जो स्कोप ऑफ लॉ है, इसका मतलब ये हुआ कि लॉ कहाँ तक रीच है लॉ का। लॉ का कहाँ तक रीच है? लॉ का रीच ऐसा है भाई कि आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपके लाइफ को पूरा कंट्रोल कर रहा है लॉ। इतना बड़ा बात है लॉ, पूरा आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। हर एक चीज़ के लिए लॉ है। मैं जिस घर में रह रहा हूँ इसके लिए भी प्रॉपर्टी लॉ है। मेरे फादर के नाम पे है 2 मिनट के लिए मान लो। वो किसी और को ट्रांसफर करेंगे प्रॉपर्टी लॉ लगे। कुछ भी आप सोचो। तो स्कोप ऑफ लॉ मीन्स कि कहाँ तक लॉ कितना फार लॉ रीच कर रहा है, ठीक है? और आप इसको ऐसे बोल सकते हो व्हाट ऑल एरियाज ऑफ लाइफ द लॉ कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट्स। लॉ मीन्स लॉ टेल्स अस what things people's activity comes under the control of law। सिंपली आप ये जो स्कोप ऑफ लॉ है ये हम लोग को क्या बताता है कि व्हाट लॉ कवर एंड वेयर इट अप्लाई। बस यहाँ पे 2-3 मैं लिख दिया हूँ लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप सिंपल से ये समझो लॉ का मतलब है कि लॉ किस एक्सटेंट तक, किस एरिया, किस बाउंड्री। देखो सिंपल है, लॉ हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करता है। ठीक है भाई? तो लॉ का रीच जो है बहुत ज़्यादा है। लॉ को आप बहुत छोटा-सा कोई वर्ड मत समझो, लॉ का जो मीनिंग है बहुत बड़ा है। लॉ एक बहुत वाइडर टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो स्कोप जो है लॉ का बहुत वाइड है। ये कवर करता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम लोग सोसाइटी में करते हैं सबको। जैसे एग्ज़ाम्पल्स यहाँ बहुत सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। स्कोप ऑफ लॉ यदि आपको देखना तो बहुत वाइड है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया है कि किस-किस डायमेंशन में आप लॉ को देख सकते हैं। जैसे पर्सनल लाइफ होता है, तो पर्सनल लाइफ में भी लॉ का स्कोप है। पर्सनल लाइफ में भी लॉ कवर करता है। आपके पर्सनल लाइफ को लॉ कैसे कवर करता है? जैसे देखो, आपका जो पर्सनल मैटर है जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, जो प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स है, सबको लॉ कंट्रोल करता है। जैसे आपका मैरिज है, तो हिंदू मैरिज एक्ट, डिवोर्स लेना है, तो डिवोर्स का लॉ है। बेसिकली मैं हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आप सोशल लॉ की बात करोगे, आप जो सोसाइटी में रहते हो दैट इज़ सोशल लॉ, सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ में भी लॉ कहीं न कहीं कवर करता है। जैसे लॉ में देखो अब मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं बस थोड़ा आपको बता के चलता हूँ कि सोशल लाइफ में भी आपको लॉ का स्कोप दिखेगा, है ना? एग्ज़ाम्पल उसके लिए इंडियन पीनल कोड है, यहाँ पे थोड़ा आप देख लेना। आपकी इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, एनवायरमेंटल लाइफ, टेक्नोलॉजिकल लाइफ, इंटरनेशनल लाइफ, हर एक एस्पेक्ट में आपको लॉ देखने को मिलेगा। आप यदि किसी और कंट्री जाओगे, तो वहाँ भी आपको लॉ देखने को मिलेगा कि आखिर उस कंट्री से हमारा ट्रीटी कैसा है। बहुत कंट्री जैसे इंडियन जाते हैं उनको वीज़ा नहीं लगता है। जैसे नेपाल जाओ वीज़ा नहीं लगेगा, क्यों? है तो इंटरनेशनल कंट्री, कोई और कंट्री के लोग आते हैं उनको वीज़ा लगता है भाई, क्योंकि हमारा उसके साथ ऐसा रिलेशन है। तो कहीं न कहीं हमारे हर एक लाइफ़ पे लॉ कहीं न कहीं कंट्रोल करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है। तो लॉ का जो स्कोप है बहुत वाइड है, स्कोप ऑफ लॉ का मतलब समझ में आया आपको? आई होप आया होगा। ठीक है? लॉ हमको बताता है कि लॉ किसको-किसको कवर करेगा और कहाँ-कहाँ पे अप्लाई हो। तो ध्यान एग्ज़ाम्पल्स अभी बर्थ से लेके डेथ तक, जब डेथ भी होता है ना तो लॉ कवर्ड करता है वहाँ पे। डेथ सर्टिफ़िकेट बनाना पड़ता है, वो भी एज़ पर लॉ ही होता है। अब यहाँ पे स्कोप ऑफ लॉ है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया और ऑथोरिटी। टेरिटोरियल स्कोप है, पर्सनल स्कोप है। जैसे टेरिटोरियल स्कोप लॉ का क्या है भाई? लॉ अप्लाई होगा विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। और जो स्टेट है, जैसे इंडियन लॉ सिर्फ़ इंडिया पे अप्लाई होगा, है ना? इंडिया के टेरिटरी में अप्लाई होगा। जो पर्सनल स्कोप है, इसमें
लॉ अप्लाई होगा टू ऑल पर्सन जो उसका जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर, वेदर वो सिटीजन्स है या फॉरेनर है या कंपनी। सब्जेक्ट मैटर स्कोप, लॉ अप्लाई होगा टू ऑल मैटर ऑफ लाइफ, वेदर क्राइम हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, फैमिली हो। ठीक है? तो आपको ये ध्यान देना है। आप इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है? जैसे ये सब चीज़ें मैंने आपको नहीं बताया है, लेकिन आप समझ जाओगे, एक बार रीड कर लेना बस। ठीक है? नेक्स्ट है ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ। चलो, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज जो हमारे पास मॉडर्न डे में आप लॉ देखते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, हमारे पास बहुत सारा रूल्स है, रेगुलेशन है। तो ये जो आज हमारे पास बहुत सारा लॉ रिटन में है, किताब है लॉ का बहुत सारा। तो ये जो आपके पास आज लॉ दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इतना सारा जो लॉज है, आखिर इसका हिस्ट्री क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ? तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक आपको टाइमलाइन बनाना पड़ेगा। जैसे आज आपके पास 2025 है मान लो, आज जो आपके पास बहुत सारा लॉ है, ये कहीं न कहीं लॉ नहीं रहा होगा, धीरे-धीरे इसका आप डेवलपमेंट देखोगे, ठीक है? इस पार्ट में आप ये समझोगे, देखो लॉ तो एक ही बार नहीं आ गया। लॉ धीरे-धीरे विद द टाइम स्लोली जैसे-जैसे हम सोसाइटी ग्रो करते गए, ह्यूमन ग्रो करता गया, वैसे ही लॉ भी ग्रो हुआ है। ठीक है? पहले सिर्फ़ छोटा-मोटा कस्टम्स चलता था, कस्टम मतलब प्रथा। छोटा-मोटा प्रथा चलते-चलते आज हमारे पास रिटेन लॉ है। लिखित में सारा लॉ है, लिखा हुआ किताब में है। ठीक है भाई? तो इस लेक्चर में अभी बेसिकली हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे, आखिर ये जो लॉ है आज जो हमारे पास ओवर द टाइम डेवलप होके आज हमारे पास लॉ आप देख रहे हो, आखिर ये स्टार्ट कैसे हुआ था? ठीक है? ये चालू कैसे हुआ लॉ? तो इसके लिए वैसे आप रिवाइज़ कर सकते हो यहाँ से, बहुत कम टाइम है तो आप इसको देख लो, प्रिमिटिव बेसिकली एंशिएंट टाइम में आप देखोगे। उसके बाद रिलीजियस स्टेज देखोगे, मोनार्कियल स्टेज जहाँ पे किंग का कमांड चलता था। जब मैं पूरा आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद आप एक बार इसको देख लेना, तो बहुत ईज़िली समझ में आएगा। अभी इस पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ कि आखिर ये सब स्टार्ट हुआ कैसे? आपको भी पता है बिगिनिंग में जब हमारे पास ये सारे लॉज़ आए, उस टाइम पे बिगनिंग में कोई रिटन लॉज नहीं था हमारे पास। एंशिएंट टाइम में आपको पता है ना ही राजा होता था, ना ही कोर्ट्स होता था, ना ही पुलिस होता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो पीपल्स होते थे, वो छोटे-छोटे ट्राइब्स में रहते थे, छोटे-छोटे ग्रुप्स में रहते थे और उनका खुद का ट्रेडिशन और कस्टम्स होता था और उसी को वो फॉलो करते थे। उससे उनके बीच में शांति रहती थी, पीस रहता था। ये सिस्टम था बहुत एंशिएंट टाइम में। आप वो मूवीज़ और नेशनल ज्योग्राफी पे आप जो देखते थे बचपन में, आप याद करो। कैसे अफ्रीका में लोगों का अभी भी आप देखते हो, बहुत सारा आप रील्स में बहुत सारे ट्राइब्स, मैं नाम भूल रहा हूँ। अफ्रीका के बहुत सारे ट्राइब्स क्या करते हैं, वहाँ पे ना कोई राजा होता है, ना कोई कोर्ट्स, ना कोई पुलिस। वो लोग एक जंगल में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं और उनका खुद का अपना प्रथा होता है, कस्टम होता है और उनका खुद का ट्रेडिशन होता है जिसको फॉलो करता है। ये सारे लोग रील्स में कभी न कभी आप अफ्रीका के बहुत से ट्राइब्स के बारे में देखे होंगे। इंडिया में भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं। आप कभी अंडमान निकोबार जाओगे तो देखना, आप कभी मेघालय जाओगे तो देखना, नॉर्थ ईस्ट कभी जाओगे तो देखना। हमारे बगल में मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, तो मेरे बगल में आपको झारखंड देखने को मिलेगा। बिहार में भी काफ़ी सारे ट्राइब्स हैं। तो उन मैं एक एंशिएंट टाइम की बात बता रहा हूँ। लेकिन अभी आप जब अफ्रीका के कुछ ट्राइब्स को देखोगे, तो आपको लगेगा कि आप एंशिएंट टाइम में आ गए हो। उनको दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है। अभी भी वहाँ पे ना कोई राजा, ना कोई कोर्ट्स, ना कोई पुलिस। तो एंशिएंट टाइम में ऐसा ही होता था। कोई कानून लिखा हुआ नहीं है कि भैया हाँ, लिखा हुआ है कि आपको ₹1000 का फाइन देना तो आपको देना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो जो जैसे मान लो
ट्राइब्स है, तो उसमें मान लो कोई कुछ गलत कर दिया, किसी ने किसी का खाना चुरा लिया, किसी ने किसी को कुछ मार दिया, तो उस केस में जो उस ट्राइब के हेड होते हैं, वो कुछ-कुछ पनिशमेंट दे देते होंगे कॉमन सेंस से, दिमाग से, कोई लिखित रूल उनके पास होता नहीं। तो स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम में भी ऐसा ही होता था, जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। कोई रिटेन लॉ नहीं था। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, सोसाइटी जैसे-जैसे ग्रो हुआ, रिलीजन बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगा, तो पीपल्स बिलीव करने लगे गॉड में, ठीक है? और जब गॉड में पीपल्स बिलीव करने लगे, तो लोगों का बिलीव जो उस टाइम पे होली बुक्स था, उसमें भी होने लगा। लोग उस बुक्स को फॉलो करने लगे। जैसे आप एग्ज़ाम्पल्स में देखोगे कि इंडिया में देखोगे उस टाइम पे लोग वेद में, स्मृतिज़ में, मनुस्मृतिज़ में इस पे बिलीव करते थे और ये कहीं न कहीं लोगों को गाइड करता था कि लोगों का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, सोसाइटी में कैसा होना चाहिए। तो आज भी आप वेद और स्मृति, मनुस्मृति पढ़ोगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि पीपल का क्या बिहेवियर होना चाहिए। एंशिएंट टाइम आपने देख लिया, अब क्या हो रहा है, लॉ कैसे गवर्न हो रहा है भाई? लॉ यहाँ पे देखना, रिलीजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे रिलीजन एक तरीके से सोर्स ऑफ लॉ बन चुका है। रिलीजन से लॉ चल रहा है, रिलीजन्स का जो बुक्स है, रिलीजियस बुक है, उससे लॉ चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। जैसे इस्लाम में जो कुरान है, जो हदीथ है, वो मेन सोर्स ऑफ लॉ है। जहाँ पे मान लो कि सऊदी है, अरब है, वहाँ पे जो कुरान और हदीथ होता होगा, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे कुरान से गवर्न होता होगा। लेकिन आज आप सऊदी जाओगे तो वहाँ भी रिटेन लॉ है, लिखित लॉ है। जैसे आज इंडिया में लिखित लॉ है, लेकिन आप, मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको, लगभग 4 दू 6 7,000 साल, नहीं 7 नहीं, ऑलमोस्ट 15, साढ़े 3,000 साल पहले भारत में आप देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट वेद, स्मृतिज़ उस टाइम पे यूज़ होता था। लोगों को गाइड करा जाता था। 700 बीसी के उस 800 मान लो एडी के आसपास में आपको इस्लाम में देखने को मिलेगा, लोग कुरान से गवर्न होते थे। कुरान में जो चीज़ लिखा होता था उससे गाइडेड होते थे। तो कहीं न कहीं लॉ थ्रू रिलीजन और मोरालिटी चलने लगा। लॉस किस पे बेस होने लगा? रिलीजन्स पे और मोरल वैल्यूज़ पे। वेस्ट में जाओगे आप, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे बाइबल के द्वारा और चर्च से सोसाइटी इन्फ्लुएंस होता था। सोसाइटी को कौन गवर्न करता था? चर्च और बाइबल। एंशिएंट टाइम में कुछ नहीं, फिर धीरे-धीरे रिलीजियस बुक से लोग गवर्न होने लगे। आप देखोगे रिलीजियस जो रिलीजन है वो मेन सोर्स ऑफ लॉ तो बन गया, रिलीजियस बुक्स मेन सोर्स ऑफ लॉ बन गए, उससे लोग गवर्न होने लगे। धीरे-धीरे क्या होने लगा, अब किंग्स और मोनार्क आने लगे, मतलब राजा आने लगे। तो जब राजा आने लगे तो उसका राज बेसिकली किंगडम्स होने लगा। किंगडम्स के किंग होने लगे, किंग खुद से रूल्स बनाने लगे लोगों को कंट्रोल करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या सुनने को मिला, लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? रूल्स, लॉ। रिलीजियस बुक में भी तो वही लिखा हुआ है ना, उससे लोग कंट्रोल हो रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं अच्छे से। जो लोगों का बिहेवियर है वो कंट्रोल में रह रहा है। आप लोग भी 1 मिनट रुको और पानी पियो, आप लोग भी सारे लोग। हाँ। हुँ। तो धीरे-धीरे आपने देखा कि किंगडम्स फॉर्म होने लगा, किंग्स रूल्स बनाने लगे, किंग्स रूलिंग करने लगे। तो इस टाइम पे किंग्स जो रूल्स बनाते थे, उससे जो लोग रॉन्ग डूअर होते थे, जो गलत करते थे, उसको पनिशमेंट देते थे। तो यहाँ से अच्छा, इस टाइम पे कोई रिटेन, यहाँ भी कोई रिटन सिस्टम ऐसा था नहीं, कोई इक्वालिटी नहीं था, राजा का मन, जिसको जो मन है वो दे दो। जैसे आप एंशिएंट टाइम में देखोगे, एंशिएंट किंग जैसे अशोका, चंद्रगुप्त, ये लोग रॉयल ऑर्डर्स इश्यू करते थे, राजा का फरमान इश्यू करते थे।
फिर इसी तरह से आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेगा या फिर इंडिया में हर एक राजा के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि लॉ किसके द्वारा आने लगा? किंग्स के द्वारा और मोनार्क्स के द्वारा, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना है, उस पीरियड के बाद जो लॉ है वो रूलर का कमांड्स बन गया, राजा का कमांड बन गया, मोनार्क का एक तरीके से जो राजा के द्वारा कमांड दिया रहा है, दैट इज लॉ। फिर धीरे-धीरे लॉ थ्रू कस्टम्स होने लगा। जैसे-जैसे ओवर द टाइम बीतता गया, कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस काफ़ी सारे लोगों के द्वारा अच्छा, कस्टम्स लॉ कैसे बनता है? वैसे सोर्स ऑफ लॉ में मैं पढ़ाऊँगा बहुत डिटेल में। लेकिन अभी के लिए आप ये समझो, जब कोई प्रथा काफ़ी सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड होने लगता है, काफ़ी सारे लोग जब उसको मानने लगते हैं, तब वो बन जाता है लॉ, ठीक है? और जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं। अभी भी भारत में जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे तो लॉ है कि सतपदी होना चाहिए। दैट मीन्स कि जब शादी होता है हिंदू में मैं बात कर रहा हूँ तो 7 फेरे लेना पड़ता है। 7 फेरे आप यदि नहीं लेते हो तो वो वैलिड मैरिज नहीं होता है काइंड ऑफ। तो ये लॉ है। लेकिन ये लॉ आया कहाँ से? ये हिंदू समाज में अभी भी रीति-रिवाज है। अग्नि के 7 फेरे लेते हैं जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं, जो जिनका शादी हो रहा है लड़का-लड़की, वो अग्नि के 7 फेरे लेते हैं। ये हमारा प्रथा है, कस्टम। मैं भी हिंदू हूँ, तो हमारा ये प्रथा है, कस्टम है और इसको काफ़ी सारे लोग एक्सेप्ट करने लगे। तो यही बन गया लॉ। देख रहे हो? जब कोई प्रथा काफ़ी सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करा जाता है, तो उसी को मान लेते हैं हम काइंड ऑफ लॉ। तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो सतपदी का कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया? कस्टम से आया। कस्टम और ट्रेडिशन जब काफी सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करा जाए, दैट इज लॉ। और इस लॉ को कहीं ना कहीं हमारा इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज कर दिया, इस कस्टम को, सॉरी, इस कस्टम को हमारा इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज कर दिया। सेम इसी तरीके से उस टाइम पे भी कोर्ट्स, किंग इस तरीके के कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करते थे। कस्टम्स अब आपको प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगा, आपको कस्टम्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको कस्टम्स देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इन शॉर्ट यदि मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे ये समझो, कस्टम्स लीगल रूल्स में टर्न हुआ, ठीक है। नेक्स्ट धीरे धीरे देखोगे आप, रिटन लॉस का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ रिटन लॉस। जैसे जैसे सोसाइटी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगा, कस्टम्स ओरल रूल्स इनफ नहीं रहे, तो उस केस में स्टार्ट हुआ लॉ को लिखा जाना, है ना। पहले तो देखो सोसाइटीज में यही चलता था, ओरली रूल्स चलता था, ओरली कमांड चलता था, लेकिन ये इनफ नहीं था। तो क्या स्टार्ट हुआ कि लोग क्लियरली लॉ को लिखने लगे ताकि सारे लोग उसको जाने और उसको परफॉर्म करे, है ना, उसको फॉलो करे। जैसे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है, जो कि जहां से रिटन लॉ स्टार्ट हुआ, जहां पे लॉ को लिखे जाने लगे, तो आपको कोड ऑफ हम्मुराबी में देखने को राबी देखने को मिलेगा, हम्मुराबी देखने को मिलेगा, कोड ऑफ हम्मुराबी, ठीक है, जो कि अराउंड 1750 बीसी। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आज 2025 चल रहा है तो कभी ना कभी जीरो रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2025 साल, और बीसी है ना, क्राइस्ट के बर्थ से पहले का टाइम पीरियड ये रहा। तो यहाँ पे 500 मान लो, 1000 मान लो, यहाँ पे 1500 मान लो, तो यहाँ पे मान लो 15, 16, 16, दैट इज 70। यहाँ मान लो 1750 बीसी, ठीक है। तो अब यदि ईयर जोड़ना होगा तो 2025 साल इधर हो गया 1725, तो आप इसको ऐसे कर लो, 2025 प्लस 1750, जोड़ लो, 2 1 3, 3700, 5 3 5 2 7, 3775 साल पहले की बात है, जब काइंड ऑफ कह लो कि लॉ को लिखा जाने लगा, ठीक है। ये वन ऑफ द फर्स्ट रिटन लॉज इसको हम लोग मानते हैं। ऐसा बहुत सारे बुक्स में मैंने पढ़ा है, तो मैंने भी आपको बता दिया। इंडिया में जैसे देखोगे आप,
तो आपको मनुस्मृति और अर्थशास्त्र देखने को मिलेगा, जो कि रिटन लीगल रूल्स था। उसके बाद रोम में देखोगे तो लॉ ऑफ 12 टेबल्स आपको देखने को मिलेगा 450 बीसी में। 450 बीसी कहाँ पे होगा? इस आस-पास में होगा। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का बर्थ हुआ ये 0 में। और आपसे कोई पूछे क्राइस्ट का बर्थ कितने साल पहले? 2025 साल पहले। खैर चलो ये इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। फिर रिटेन लॉज़ लिखे जाने लगे। अब जो आप देखोगे, फिर मॉडर्न लीगल सिस्टम में आपको राइज़ देखने को मिलेगा। और जो मॉडर्न लीगल सिस्टम था, ये बेस था किस पे? इक्वालिटी पे, जस्टिस पे और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटीज़। राइज़ ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम आप देखोगे, इस टाइम पे डेमोक्रेसीज़ आने लगा और मॉडर्न गवर्नमेंट्स इमर्ज होने लगे, जहाँ पे आपको लॉ सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से चलने लगा, है ना? अब यहाँ पे किंग ना होके, रिलीजन ना होके, अब यहाँ पे लॉ कौन बना रहा? पार्लियामेंट, ठीक है? लॉ बना रहा पार्लियामेंट और उसको लागू कर रहा है एग्जीक्यूटिव और उसको इंटरप्रिटेट कर रहा है कौन? कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बन गया सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है? इंस्टेड ऑफ किंग और जो रिलीजन्स होता था, अब पार्लियामेंट, कोर्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम द सोर्स ऑफ लॉ। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे है। इंडिया में देखोगे, वी फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 1950 में सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इंग्लैंड में देखोगे कॉमन लॉ। कॉमन लॉ आपको पता है कोर्ट्स के डिसीजन से डेवलप हुआ है। सिविल लॉ, है ना, डेवलप फ्रॉम रोमन लीगल प्रिंसिपल्स। हर एक एग्जाम्पल है। बस अभी आपको ध्यान रखना राइज ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम्स, उसके बाद आज का सिचुएशंस, प्रेजेंट डे सिचुएशन। आज आप देखोगे लॉ कॉम्बिनेशंस ऑफ मेनी थिंग्स। आज जो हमारे पास लॉ है, उसमें बहुत कुछ आपको दिखता है, जैसे रिटेन लॉज जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, जज मेड लॉज जो कि जज के डिसीजन से बना है, उसके बाद कस्टम्स लॉ देखने को मिलेगा जो कस्टम से बना हुआ है, और आपको आज ये भी दिखेगा इंटरनेशनल लॉ, जो कि आपको देखना कुछ कुछ कंट्रीज के बीच में जो ट्रीटी होता है, उससे जो लॉज बनता है, दैट इज इंटरनेशनल लॉ। तो प्रेजेंट डे सिचुएशंस भी आपने देख लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि लॉ कैसे डेवलप हुआ ओवर द टाइम, उसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करा है। तो अब मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा-सा इसको क्या करना, आप एक बार रिवाइज़ करना। यहाँ भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, इस प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब आप पहले के सोसाइटीज़ में देखोगे तो कस्टम और मोरल रूल्स से चलता था, जिसमें आपने देखा था ट्राइबल डिसीजंस टॉप में होता था। उसके बाद आपने देखा रिलीजियस स्टेज, जहाँ पे जो लॉ है किस पे बेस्ड होता था? रिलीजन्स पे बेस्ड होता था। जिसमें आपने एग्ज़ाम्पल किसका देखा था? वेद, कुरान, बाइबल, है ना? उसके बाद मोनार्कियल स्टेज आया जहाँ किंग्स का जो कमांड होता था उसी को लॉ माना जाता था। उसके बाद कस्टमरी स्टेज आया जहाँ पे कस्टम, सोशल कस्टम को रिकॉग्नाइज़ करा जाता था एज़ ए लॉ। फिर आपने रिटन स्टेज देखा जहाँ पे कि लॉ को लिखा जाने लगा। हामुरबी देखा आपने, मनुस्मृतिज़ देखा। फिर मॉडर्न स्टेज देखा आपने जहाँ पे आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और डेमोक्रेटिक लॉज़ आपको देखने को मिलता है। एग्ज़ाम्पल आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और वेरियस एक्ट्स देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ। जब एग्जामिनेशन में कुछ ऐसा क्वेश्चंस आए तो आप इसी तरीके से प्रिमिटिव सोसाइटी, फिर रिलीजियस स्टेज, मोनार्कियल स्टेज, इस तरीके से लिख देना। 5-5 7-7 लाइन करके लिख देना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ लॉ। अब बहुत ज़्यादा नहीं है, बस खत्म ही होने वाला है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कितने और टॉपिक रह गए। सोर्स ऑफ लॉ, है ना? 8 पे है, 9 10 और 3 ही टॉपिक है जो कि बहुत ईज़ी है। देखो सोर्स ऑफ लॉ जो है, आप ऐसा समझो, सोर्स ऑफ लॉ पे तो एक ऑलरेडी आपको, यदि यहाँ तक भी आप पहुँच गए हो तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपको। आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो। क्यों? क्योंकि 1 डेढ़ घंटा कोई लेक्चर नहीं देखता। मुझे पसंद है पढ़ाना और बहुत सारे लोग सीरियस भी होते हैं पढ़ाई को लेके, तो वो पढ़ते भी हैं कुछ लोग। लेकिन इसका
आप यदि रेशियो देखोगे तो बहुत कम होता है। मैं जब स्टूडेंट था, अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ। वैसे तो जो लॉ पढ़ते हैं वो लाइफ टाइम स्टूडेंट ही होते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग, मैं एडवोकेट हूँ, आप भी एडवोकेट बनोगे थोड़ा दिन बाद। तो हम जो एडवोकेट होते हैं, हम लोग अपना, कोई नहीं बोलता कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। आप यदि कभी मुझे पढ़ाते भी देखते होगे, यदि मैं कहीं पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं ऐसे ही इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। अभी मैंने ऐसे बोल दिया आपको समझाने के लिए कि मैं एडवोकेट हूँ, आप नहीं बने हो। क्यों? क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट हो। लॉ पास कर जाओगे, फिर आपको एआईबी का एग्ज़ाम पास कर जाओगे, परमानेंट आपको मेंबरशिप मिल जाएगा, बार काउंसिल ऑफ जो भी स्टेट का है, आपको स्टेट का मिल जाएगा, तो आप एडवोकेट बन जाओगे। अभी आप लॉ स्टूडेंट हो, आप लॉयर हो क्योंकि आपको लॉ का ज्ञान है। तो जब आप, खैर इन सब बातों को थोड़ा भी साइड करते हैं, हम लोग चलते हैं सोर्स ऑफ लॉ में। हाँ, मैं आपको बधाई दे रहा था, आप यहाँ तक भी यदि पढ़ रहे हो तो गुड लक, आप लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो। क्योंकि इतने टाइम तक कोई नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ता है वो लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर फोड़ता है। आप भी फोड़ोगे, आप भी कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हो। सोर्स ऑफ लॉ, इस पे ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक डेडिकेटेड क्लास आपको जाना, आप प्लेलिस्ट विजिट करना, ज्यूरिस्प्रूडेंस वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, बस आपको मैं समझा दूँगा, ठीक है? देखो सोर्स, जैसे हम लोग बोलते हैं नदी का सोर्स, रिवर का सोर्स, जैसे बोलते हैं ना गंगा कहाँ से निकली है? गंगोत्री, यमुनोत्री, वो उसका ओरिजिन है, वहाँ से निकली है। सेम उसी तरीके से लॉ निकलती कहाँ से? जैसे मान लो आज मैं जज हूँ, मैं आज कोई जजमेंट दूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का मान लो जज हूँ, मैं आज कोई जजमेंट दूँगा, तो वो क्या बन गया? लॉ। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से निकला लॉ। सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट है दैट इज़ लॉ, सुप्रीम कोर्ट से निकला लॉ। मान लो मैं पार्लियामेंट हूँ, ठीक है? मैंने आज एक लॉ बना दिया, दैट मीन्स पार्लियामेंट से भी निकला लॉ। देख रहे हो आप? सतपदी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि शादी के टाइम पे अग्नि के 7 फेरे लेने, ये हमारा एक प्रथा है, कस्टम है ये, ट्रेडिशन है हिंदुओं का। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, हिंदू मैरिज एक्ट में डाल दिया कि भैया शादी के टाइम पे आपको 7 बार अग्नि के फेरे लेना पड़ेगा, तभी आपका मैरिज वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। दैट मीन्स एक हमारे पास लॉ आया, कहाँ से आया? सतपदी का कस्टम से, हमारा प्रथा से आया, हमारा ट्रेडिशन से आया। तो लॉ देख रहे हो कैसे निकल रहा है, कहाँ-कहाँ से निकल रहा है। एक तो आपने देखा कि पार्लियामेंट से लॉ निकला, दूसरा आपने देखा कि जजेस के डिसीजन से लॉ निकला, तीसरा आपने देखा कि ट्रेडिशन से और हमारा जो पुराना कस्टम्स है, उससे लॉ निकला। बहुत सारा लॉ जो होता है, मनुस्मृति से बहुत सारा लॉ आपने देखा निकला, बहुत सारा जो पर्सनल लॉज़ है हमारा मनुस्मृति, यार जो वेरियस होली बुक है हिंदुओं का, उससे निकला। सेम उसी तरह से जो मुस्लिम्स पर्सनल लॉ आप देखते हो, उसमें बहुत सारा लॉज़ आपको जो इस्लामिक होली बुक है, जैसे कुरान, हदीस, उससे निकला हुआ है। तो कहीं न कहीं जो रिलीजियस बुक्स होते हैं, होली बुक्स होते हैं, वहाँ से भी कुछ न कुछ लॉ मिलता है अपने को। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेशन के बीच में ट्रीटी होता है, उस ट्रीटी से भी कभी-कभी लॉ निकलता है, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो देख रहे हो, आई होप आपको एक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अभी इस पे हम लोग गए नहीं है, लेकिन अपने को ये समझ में आया कि लॉ निकलता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है, ओरिजिन कहाँ से है लॉ का भाई। ये सिंपल वर्ड में आप समझना चाहो, सोर्स ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? रूट और ओरिजिन फ्रॉम विच लॉ गेट्स देयर ऑथोरिटी, और जहां से वो एग्जिस्टेंस में आता है, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहां भी आप यही चीज पढ़ोगे। ये जो लॉ का मतलब वो क्या होता है? लॉ मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां से, वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम, जहां से कुछ आया है। तो सोर्स ऑफ लॉ का क्या मतलब हम लोग समझेंगे कि जहां से लॉ ओरिजिनेट हुआ है भाई, उसको हम लोग बोलेंगे सोर्स ऑफ लॉ। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि पार्लियामेंट से भी
लॉ ऑरिजिनेट होता है, पार्लियामेंट बोल लो या फिर लेजिस्लेचर बोल लो, ठीक है भाई? तो सोर्स ऑफ लॉ पहला क्या हो गया भाई? लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन दैट मीन्स लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल आईपीसी, आरटीआई एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये सारा क्या लेजिस्लेशन है? क्यों? क्योंकि इसको पार्लियामेंट ने बनाया, लेजिस्लेचर ने बनाया है। प्रेसिडेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग होता है, हाई कोर्ट का जो रूलिंग होता है, दैट इज प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि इस लॉ को कोर्ट के, सॉरी, जजेस के डिसीजन से बना है, कोर्ट के डिसीजन से बना है। तो कोर्ट के डिसीजन से जो लॉ बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेसिडेंट। उसके बाद कस्टम, कस्टम भी कहीं ना कहीं हमारा सोर्स ऑफ लॉ होता है। कस्टम से भी बहुत सारा हम लोग लॉ को, मतलब लॉ बनाते हैं। चलो, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लॉ तो ओरिजिनेट कहाँ से होता है। मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिया है। तो मेन सोर्स ऑफ लॉ सबसे पहला था हमारा। अब वन बाय वन ये जो सारा आप देख रहे हो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहला लेजिस्लेशन। आपको पता है लेजिस्लेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आज के टाइम पे आप देखोगे मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ क्या है? लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है? लॉ जो कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, और ये लॉ रिटेन होता है, क्लियर होता है और ऑफिशियली अप्रूव्ड होता है। एग्जाम्पल मोटर व्हीकल एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंडियन पीनल कोड, दिस आर लेजिस्लेशन। क्यों? क्योंकि ये सारे पार्लियामेंट के द्वारा पास करे गए और ये सारे लोग पे बाइंडिंग होता है। और आज के टाइम में सबसे मेन सोर्स ऑफ लॉ हम लोग इसी को मानते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं हम लोग? जो लॉ जजेस के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है? आपको पता है बहुत बार क्या होता है, जजेस बहुत इंपॉर्टेंट केस में इंपॉर्टेंट डिसीजंस देते हैं, और जो जजेस के द्वारा डिसीजंस, जजमेंट दिया जाता है, वो एक तरह से एग्जाम्पल्स बन जाता है, रूल्स बन जाता है फ्यूचर केस का। सिमिलर उसी तरीके का कोई केस आएगा, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जज जो रूलिंग है, वो उसके लोअर कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट का जो लोअर कोर्ट है, उस कोर्ट पे वो रूल की तरह काम करेगा। ठीक है भाई? तो बस ये बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई इंपॉर्टेंट रूलिंग देता है, तो जो अदर कोर्ट होते हैं सिमिलर केस में, बाद में उस केस के बाद में उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। आपको कस्टम में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब लंबे समय तक किसी कस्टम को यूज करा जाता है, किसी प्रथा को, किसी ट्रेडिशन को लंबे समय तक यूज करा जा सकता है, और मास लोगों के द्वारा, काफ़ी सारे लोगों के द्वारा ये उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ग्रोन फ्रॉम ट्रेडिशन। ठीक है? आपको पता है जब रिटन लॉज नहीं था, उससे पहले पीपल्स कस्टम और ट्रेडिशंस को ही फॉलो करते थे, और फिर धीरे-धीरे क्या होने लगा, कुछ कस्टम्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से और काफ़ी सारा वाइडली लोग एक्सेप्ट करने लगे, और वो कस्टम्स बन गया, और उसको हम लोग ट्रीट करने लगे एज ए लॉ। जिसका एग्जांपल मैं देता हूँ, सतपदी। जैसे आप विलेज में देखोगे काफ़ी सारे लोग मैरिज के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी डिविजन्स के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग एंशिएंट तरीके से अपना जो भी उनका, हर एक का अपना अपना अलग अलग ट्रेडिशन कस्टम होता है, उसको फॉलो करते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो ओल्ड एक्सेप्टेड कस्टम्स होता है वो बन जाता है लॉ। नेक्स्ट है रिलीजियस और मोरल सोर्स। इसको भी मैंने आपको बता रखा है, एंशियंट टाइम में काफ़ी सारे लॉस किस पे ही बेस्ड होते थे? रिलीजियस बुक्स पे, है ना? और मोरल टीचिंग्स पे गाइडेड होते थे। जैसे आप देखोगे हिंदू लॉ, हिंदू लॉ किस पे बेस्ड है? वेद पे, स्मृतिस पे और
मनुस्मृति पे। सेम उसी तरीके से आज जो हमारे पास मुस्लिम लॉ देख रहे हो, ये कहाँ से आया है? कुरान और हदीस पे ही बेस्ड है ये भी। तो कहीं न कहीं आज जो हमारे पास मुस्लिम लॉ देख रहे हो, इसका सोर्स क्या है? ये कहाँ से आया? कहाँ से निकला है मुस्लिम लॉ? ये कुरान से निकला है, हदीस से निकला है। और जो हमारे पास इतना हिंदू लॉ आप देख रहे हो आज के टाइम पे, ये इसका सोर्स क्या है भाई? ये आया कहाँ से है हमारे पास? ये आया है वेद से, स्मृति से, मनुस्मृति से। नेक्स्ट है इक्विटी, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। क्या? तो इक्विटी का मीन्स क्या होता है? सिंपल आप समझो, जो रिटेन लॉ है, आपको इक्विटी का मतलब ये समझना है फेयरनेस, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। देखना कभी कभी क्या होता है, एग्जिस्टिंग लॉ या फिर कस्टम अनफेयर होता है। बहुत सारा लॉ ऐसा रहता है कि वो अनफेयर जैसा लगता है, या बहुत सारा कस्टम्स ऐसा होता है अनफेयर लगता है। तो उस केस में जो जजेस हैं, वो इसी का यूज करते हैं, इक्विटी का। दैट मीन्स वो देखते हैं जस्टिस, फेयरनेस, गुड कंसाइंस, इसका यूज करके वो डिसीजंस देते हैं, फेयर डिसीजंस। दैट इज इक्विटी। ठीक है भाई, इक्विटी में ध्यान रखना आपको, फेयरनेस, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, यहां से भी लॉ निकलता है। नेक्स्ट है कन्वेंशन एंड ट्रीटीज। आज के मॉडर्न टाइम्स में देखोगे, स्पेशली आप इंटरनेशनल लॉ में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एग्री करते हैं सेम ट्रीटी पे, सेम कन्वेंशंस पे, सेम एग्रीमेंट पे। जैसे मान लो इंडिया और यूएस कोई एग्रीमेंट पे फॉलो कर लिया, एग्री कर गया, इंडिया और यूएस कोई एग्रीमेंट पे एग्री कर गया, तो वो इंडिया यूएस के बीच में जो एग्रीमेंट है, दैट इज कंसिडर्ड एज लॉ। ठीक है, वो लॉ की तरह काम करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या समझ में आया, वो जो इंडिया और यूएस के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ भैया, वो कहीं ना कहीं तो लॉ हो गया ना, लॉ का सोर्स हो गया, वहां से लॉ निकला है। तो इसीलिए हम लोग कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज को भी एक तरीके का सोर्स ऑफ लॉ मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि यहां से लॉ निकलता है। नेक्स्ट है लेगिस्लेशन बाय डेलीगेशन। लेगिस्लेशन बाय डेलीगेशन, इसका क्या मतलब है? देखो, बहुत बार क्या होता है, पार्लियामेंट जो है, ये पावर्स देता है मिनिस्ट्रीज को, बहुत सारे डिपार्टमेंट को, लोकल बॉडीज को, कि भैया आप, जैसे आप लॉ पढ़ते हो, कोई भी लॉ, तो देखना मिसलेनियस, लास्ट चैप्टर ऑलवेज मिसलेनियस ही आपको देखने को मिलेगा। उसमें देखना दो तीन चीज देखने को मिलेगा आपको। रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जिस डिपार्टमेंट को वो एक्ट पावर दे रहा है, उस डिपार्टमेंट के पास रेगुलेशन बनाने का पावर रहता है। आपने देखा है ऐसा? तो यहाँ पे क्या हुआ, पार्लियामेंट मिनिस्ट्री को पावर दे दिया कि भैया आप रेगुलेशन बना सकते हो, इस एक्ट को अच्छे से चलाने के लिए आपको यदि लगता है रेगुलेशन बनाना चाहिए तो आप बना सकते हो। देखा आपने, मिसलेनियस में ये चीज लिख दिया गया। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट अपना जो लॉ, अच्छा लॉ बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट इस लॉ बनाने के पावर को डेलीकेट कर दिया मिनिस्ट्री को, कि भैया आपको जब जरूरत पड़ेगा आप रेगुलेशन बना लेना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेलीगेट लेगिस्लेशन। इस पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वहां पे इस पे डिटेल में बात। जैसे एग्जांपल देखो, मोटर व्हीकल एक्ट, ये अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि भैया आप डिटेल ट्रैफिक रूल्स बना सकते हो। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट किसके द्वारा बनाया गया है? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो पार्लियामेंट का जो लॉ मेकिंग पावर है, पार्लियामेंट ने क्या किया, इस लॉ मेकिंग पावर को ट्रांसफर कर दिया किसको? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। भैया आपको लगे तो आप रूल्स बना लेना। तो सोर्स ऑफ लॉ आपने देख लिया। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ लॉ इन मॉडर्न लीगल सिस्टम। आज के टाइम पे, आज जो हमारा मॉडर्न लीगल सिस्टम है, आप इसमें देखोगे तो आपको किस किस तरीके का, जैसे आज हमारे पास बहुत सारा एक्ट होता है, बहुत सारा हमारे पास रूल्स होता है, ऑर्डिनेंस होता है, सर्कुलर होता है, बाई लॉज होता है। इन सब तरीके का स्टार्टिंग में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दिया आपको। तो आज के टाइम में देखोगे आप, तो
कितने-कितने तरीके का आपको लॉ देखने को मिले। सबसे इम्पोर्टेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सुप्रीम लॉ है। उसके बाद बहुत सारा आपको एक्ट्स देखने को मिलेगा। एक्ट के फॉर्म में लॉ है हमारे पास, बहुत सारा कोड के फॉर्म में है, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में है, रूल्स के फॉर्म में है, रेगुलेशन के फॉर्म में है, ऑर्डर्स के नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स एंड बायलॉज, जुडिशियल डिसीजंस के फॉर्म में हमारे पास लॉज है आज के टाइम में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पता है आपको, सबको पता है, सुप्रीम लॉ है हमारे, लॉ ऑफ द लैंड का। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, ठीक है। और सारे लॉ को इसको फॉलो करना पड़ता है, और 1950 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। एग्जाम्पल आपको देखने को मिले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि कोई लॉ कॉन्फ्लिक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। खैर, तो कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, ये सबसे सुप्रीम है भाई, इसको ध्यान रखना। उसके बाद काफ़ी सारे आपको एक्ट देखने को मिलेगा। एक्ट क्या होता है? एक्ट लॉ जो कि पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर जो फॉर्मल लॉ को जो पास करता है बाय दी, अच्छा पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिल के जो लॉ बनाते हैं, दैट इज एक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एक्ट, ठीक है भाई। अच्छा ध्यान ये रखना, जब वो पास हो जाता है तब एक्ट कहलाता है। वैसे एक्ट पास होने से पहले बिल कहलाता है। जब बिल पास हो जाता है फ्रॉम द पार्लियामेंट या फिर जो भी स्टेट का लेजिस्लेचर है वहां से जब पास हो जाता है तो वो एक्ट कहलाता है। तो एक्ट के फॉर्म में भी लॉ है हमारे पास, जिसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखो आप। नेक्स्ट है कोड, ठीक है। कोड का मीनिंग क्या होता है? अच्छा देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब 1860 में इंडियन पिनल कोड आया, ये जो कोड आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि 1860 से पहले क्रिमिनल लॉज नहीं थे, थे, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज थे, बहुत सारा क्रिमिनल लॉज था। लेकिन 1860 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारे इतना सारा जो लॉज है, इन सब को एक बुक में डाल दिया, दैट इज आईपीसी में। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टमैटिकली तरीके से ये सारे रूल्स रेगुलेशन को अरेंज करके एक बुक बना दिया गया, समझ लो आईपीसी। ये जो सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं ना हम लोग लॉ को, इसी को बोलते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। और इस कोडिफिकेशन से जो नया एक जैसे यहाँ पे बुक बना आईपीसी, तो इसको हम लोग कोड बोलते हैं। अभी के लिए बस इसको आप ऐसे समझो। वैसे कोडिफिकेशन ऑफ लॉ पे मैं डिटेल लेक्चर लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो, इसका एक एग्जांपल आपको देखने को यहाँ पे मिला, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब तो खैर ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, बट सीआरपीसी, सीपीसी, देखो क्रिमिनल प्रोसीजर से रिगार्डिंग कुछ लॉस तो थे पहले, लेकिन सिस्टमेटिकली वो ऑर्गेनाइज नहीं थे, तो उसको ऑर्गेनाइज करके हम लोगों ने नाम दे दिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जब हम लोग कोई भी लॉ को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कोड। नेक्स्ट ऑर्डिनेंस, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा, क्योंकि देखो हर एक टॉपिक पे मेरे को थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ा के निकलना है। बहुत ज़्यादा डिटेल यदि कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा, हर एक टॉपिक पे डिटेल क्लास हो सकता है। ऑर्डिनेंस का क्या मीनिंग है भाई? ऑर्डिनेंस टेम्पररी लॉ होता है, जो कि प्रेसिडेंट या यूनियन में प्रेसिडेंट और आप स्टेट में देखोगे गवर्नर के द्वारा लाया जाता है। कब? जब लेगिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है, जो लेगिस्लेचर, स्टेट लेगिस्लेचर, वो सेशन में नहीं है यदि। अच्छा मान लो अभी हम लोग को लॉ लाना, लेकिन पार्लियामेंट, लॉ बनाता कौन है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट अभी सेशन में है नहीं, पार्लियामेंट बैठ नहीं रही है, लॉ बनाएगा कौन? और हम लोग को नीड है, इमरजेंसी है, लॉ तो बनाना पड़ेगा भाई। तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। और यदि स्टेट का ये चीज़ है, स्टेट में मान लो असेंबली नहीं फंक्शन कर रही है, वो असेंबली का सेशन नहीं चल रहा है, तो उस केस में जो उस राज्य के गवर्नर होंगे उसके पास ये पावर है कि वो टेम्पररी लॉ बना सकता है। तो वो जो टेम्पररी लॉ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट, रूल्स। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था रूल्स और रेगुलेशन का। रूल्स बेसिकली जब कोई एक्ट बनता है, उसमें
ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, गवर्नमेंट को या फिर किसी अथॉरिटी को भैया, कि आपको इस एक्ट को और अच्छे से चलाने के लिए यदि आपको लगता है कि कोई रूल्स बनाना है तो आप उसको रूल्स बना सकते हो, जैसे इनकम टैक्स रूल्स। सेम उसी तरीके से रेगुलेशन भी होता है, जस्ट लाइक रूल्स ही होता है। ये भी कोई भी अथॉरिटी को पावर दे दिया जाता है, भैया आपको लगता है इस एक्ट को और अच्छे से गवर्न करने के लिए कुछ रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, तो आप रेगुलेशन बना सकते हो। जैसे आरबीआई का रेगुलेशन देखोगे, बहुत सारा रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा। रूल्स रेगुलेशन भी क्लियर हो गया। एक्ट से ही जनरली पावर मिलता है अथॉरिटी को कि भैया आप रेगुलेशन बनाओ। नेक्स्ट, बाय लॉज। बाय लॉज लोकल लॉज होता है, जो कि लोकल बॉडी के द्वारा बनाया जाता है, या फिर आप बोल लो लोकल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, लोकल लॉज होता है जो कि लोकल बॉडीज के द्वारा बनाया जाता है। आप देखोगे म्यूनिसपैलिटी, पंचायत, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इनके द्वारा जो लॉज बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बाय लॉज। आप यदि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में रहते हो, शहरी एरिया में रहते होगे, तो देखना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, उस पे नगर निगम लॉ बनाती है। सुनते होगा ना कि यार इस एरिया में नगर निगम ने बोल दिया है कि सूखा कचरा को एक में और गीला कचरा को एक डिब्बा में डाल के देना, नहीं दोगे तो आपका कचरा नहीं लिया जाएगा, या बिल्डिंग को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, इतना से ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ये म्यूनिसिपैलिटी का लॉ है। तो वो क्या है, दैट इज बाय लॉज। जो लोकल अथॉरिटी के द्वारा लॉज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बाय लॉज। इसको ध्यान रखिएगा। जब पार्किंग के रिगार्डिंग लॉ बनाती है ना म्यूनिसपैलिटी, कुछ एरिया को डिसाइड कर देती है कि हाँ यहाँ पे पार्किंग हो सकता है, उसके लिए एक देखना प्रॉपर लिखित में आता है, दैट इज बाय लॉज। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन एक तरह से आप समझो कि पब्लिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, कोई भी रूल्स रेगुलेशन को के लिए जो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है, पब्लिक अनाउंसमेंट, कि हम इस लॉ को ला रहे हैं फोर्स में, इतने इतने तारीख से इफेक्ट में ला रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोटिफिकेशन। और ये पब्लिश कहाँ होता है, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का पब्लिकेशन है। सेम इसी तरीके से हर एक स्टेट का अपना अपना पब्लिकेशन होता है। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, सर्कुलर। सर्कुलर बेसिकली बहुत बार आपने सुना होगा कि ये डिपार्टमेंट ने सर्कुलर निकाला है, ये अथॉरिटी ने सर्कुलर निकाला है। जब इनकम टैक्स फाइलिंग डेट होता है, या फिर जीएसटी के द्वारा देखना, आप बहुत बार सर्कुलर निकाला जाता है। बेसिकली ये क्लैरिफिकेशंस के लिए निकाला जाता है, भैया इतना से इतना डेट है, आप इतना से इतना में अपना भर लो। होता है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज के द्वारा सर्कुलर निकाला जाता है, जहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन करते हैं कि भैया इस तरीके से ये होगा, ऐसे वैसे होगा, जो भी है। नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर बेसिकली एक तरीके का आप समझ लो कमांड होता है, इंस्ट्रक्शन होता है एग्जीक्यूटिव का, है ना। ये ऑथोरिटीज लॉ को इन्फोर्स करने के लिए ऑर्डर इशू करते हैं। एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, है ना, और कमांड किसके द्वारा इशू होता है, बाय दी ऑथोरिटीज। किस चीज के लिए भाई, ताकि लॉ को इम्प्लीमेंट करा जा सके, लॉ को इन्फोर्स करा जा सके। दोनों का मतलब एक ही है, इम्प्लीमेंट इन्फोर्स एक ही बात हो। नेक्स्ट है स्कीम और पॉलिसीज। देखना, जो गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस प्रोग्राम लॉन्च करा जाता है, दैट इज अ स्कीम। उसी को तो पॉलिसीज बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे बहुत सारा एक्ट होता है, उस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम्स को लॉन्च करती है। जैसे मनरेगा स्कीम आपने सुना होगा। ये मनरेगा स्कीम कैसे लॉन्च की गवर्नमेंट ने, मनरेगा एक्ट से। मनरेगा एक्ट के अंदर में ही मनरेगा स्कीम गवर्नमेंट, जिसे आपने सुना होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो स्कीम है, ये क्या है भाई, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो कि लॉन्च हुआ है किस एक्ट से, किस एक्ट के अंडर लॉन्च हुआ है, दैट इज मनरेगा एक्ट।
2005। स्कीम समझ में आ गया आपको। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स तो आपको पता ही है। हायर कोर्ट्स का जो डिसीजंस होता है वो बाइंडिंग होता है लोअर कोर्ट्स। तो डिसीजंस ऑफ द हायर कोर्ट विच बिकम्स बाइंडिंग और लोअर कोर्ट्स, इसी को बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट, बेसिकली केस लॉस। डेलिकेटेड लेजिस्लेशन तो आपको पता भी, जस्ट थोड़ी देर पहले मैं जैसे आपने देखा रूल्स रेगुलेशन बायलॉज नोटिफिकेशन ऑर्डर्स, ये सारे कलेक्टिवली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही है। क्योंकि रूल्स रेगुलेशन कहीं ना कहीं आपने देखा कोई डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज बनाती है, सेम उसी तरह रेगुलेशन भी बायलॉज भी ऑथोरिटीज के द्वारा ही बनाया जाता है। और ऑथोरिटीज गवर्नमेंट ही नोटिफिकेशन इशू करती है, ऑर्डर भी एग्जीक्यूटिव ही देता है। तो ये सारा कहीं ना कहीं ये पावर किससे मिल रहा है भाई? ये पावर कहीं ना कहीं वेदर पार्लियामेंट से या फिर असेंबली से। तो बेसिकली आप कह लो लेजिस्लेचर से कहीं ना कहीं ये लॉ बनाने का, ये सारा जो लॉ आप बनवा रहे हो रूल्स रेगुलेशन, ये सारा पावर आपको कहाँ से मिल रहा है? लेजिस्लेचर से। लॉ मेकिंग पावर तो लेजिस्लेचर के पास ही है ना, लेजिस्लेचर ही लॉ बना सकता है सिर्फ भारत में। लेकिन लेजिस्लेचर अपना लॉ बनाने का पावर आपको डेलीकेट कर दिया, आपको ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉ को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जिससे हम लोग को पढ़ना आसान हो जाता है। कभी भी काइंड्स में क्लासिफिकेशंस में टाइप्स में, ये जो हम लोग किसी भी चीज को बोलते हैं ना, क्लासिफाई कर दो, टाइप बता दो, काइंड कितने हैं, ये सब, ये जो हम लोग करते हैं बेसिकली ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लॉ को ग्रुपिंग करेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो। और जब भी हम लोग कोई चीज ग्रुप करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस को उठाते हैं, बेस लेते हैं, उस बेस पे ग्रुपिंग करते हैं। देखो अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, व्हाई डू वी क्लासीफाई लॉ। हम लोग लॉ को क्यों क्लासीफाई करें? अभी जस्ट मैंने बताया कि ताकि लॉ को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, डिफरेंट एरियाज ऑफ लॉ को सेपरेटली हम लोग स्टडी कर सके, और हम लोग जो पर्पस है, हर एक टाइप का लॉ का पर्पस फंक्शंस को समझ सके और करेक्ट तरीके से रियल लाइफ सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सके। इसलिए हम लोग लॉ को क्लासिफाई करते हैं। और क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? लॉ को ग्रुप करना, है ना, बेस्ड उसके नेचर के बेस्ड पे, है ना, उसके पर्पस और नेचर के बेस्ड पे ग्रुपिंग कर देना, उसी के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देखोगे, हम लोग क्या करेंगे, बेस उठाएंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे। जैसे हम लोगों ने एरिया ऑफ ऑपरेशन एक बेस बना लिया, ठीक है, एरिया ऑफ ऑपरेशन में बेस बना लिया। जब एक कंट्री की बात होगी, एक कंट्री में ऑपरेट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल लॉ, और दो कंट्री इन्वॉल्व होगा तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल लॉ। एक बेस और उठाते हैं, पार्टी इन्वॉल्व, जहां पे गवर्नमेंट और पीपल इन्वॉल्व होंगे उसको पब्लिक लॉ, और जहां पे सिर्फ दो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वाली बात होगी दैट इज प्राइवेट लॉ। देख लो, पार्टीज इन्वॉल्व। फिर एक एक चीज हम लोग एक बेस लेते हैं दैट इज पर्पस, जहां पे राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन होगा उसको सब्सटैंटिव लॉ, और जहां पे प्रोसीजर लिखा हुआ लॉ में मिलेगा उसको हम लोग प्रोसीजरल लॉ। सेम इसी तरह से हम लोग एक बेस उठाते हैं नेचर ऑफ रॉन्ग, जहां पे प्राइवेट रॉन्ग होगा दैट इज सिविल लॉ, और जहां पे रॉन्ग पब्लिक होगा दैट इज क्रिमिनल लॉ। उसके बाद एक फॉर्म ले लेते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म लॉ को हम लोग क्या बोलेंगे, करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे, एक रिटन में एक अनरिटन में। सेम इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एंड म्युनिसिपल लॉ में। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स स्टैट्यूटरी लॉ और केस लॉ। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी। अब देखो ये जो बेस है, इस बेस के बेसिस पे आप किसी भी लॉ को डिवाइड कर सकते, किसी भी लॉ को आप क्लासिफाई कर सकते।
ये बेस आपको बस उठाना पड़ेगा। चलो एक बेस उठाते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन में बताओ, आज हमारे पास एक एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ये कौन सा टाइप होगा या कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, बताओ मेरे। नेशनल होगा या इंटरनेशनल होगा? देखो, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये तो भारत का है, तो ये इंडिया का होगा ना, तो ये हो गया हमारा नेशनल लॉ। चलो, पार्टी इन्वॉल्व देख लो। मोटर व्हीकल एक्ट में हम लोग को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी किसकी? गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट फेल हो जाएगा, गवर्नमेंट यहाँ सीन में आएगा, तो ये हो जाएगा पब्लिक लॉ। चलो एक और लॉ लेते हैं हम लोग, हिंदू मैरिज एक्ट। तो मान लो एक ये पर्सन है, लॉ की बात हो रही है तो पर्सन को छोड़ो। हिंदू मैरिज एक्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ यदि पार्टी इन्वॉल्व देखो, तो इसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होता है, जैसे मान लो मैरिज से रिलेटेड कोई चीज़ है, इसमें सरकार तो इन्वॉल्व है नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी इन्वॉल्व ये हिंदू मैरिज एक्ट कैसा लॉ हो जाएगा? प्राइवेट लॉ हो जाएगा। एक और लॉ लेते हैं, आईपीसी। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी इन्वॉल्व कौन सा लॉ होगा? आईपीसी में दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, सरकार। आप पढ़ते हो ना, स्टेट वर्सेस, मान लो मेरा नाम प्रशांत है, स्टेट वर्सेस प्रशांत, तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो जहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा वो हो जाएगा पब्लिक लॉ। तो आईपीसी क्या हो गया? पब्लिक लॉ। तो अच्छा, एरिया ऑफ ऑपरेशन ले लेते हैं हम लोग, या कुछ भी ले लो ना, चलो ये ले लो, नेचर ऑफ रॉन्ग। तो आप देखो आईपीसी में जो रॉन्ग हो रहा है वो उसका नेचर कैसा है? क्या वो पब्लिक रॉन्ग है? यदि पब्लिक रॉन्ग है तो वो क्रिमिनल लॉ हो जाएगा। हिंदू मैरिज एक्ट में अब पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुआ है, इससे पूरे पब्लिक को क्या मतलब है? मेरे घर में मेरे पत्नी से लड़ाई हुआ तो इट इज प्राइवेट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी लॉ लो, बस उसको बेसिस, आपको बेस उठाना पड़ेगा, उस बेस पे आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन के लिए ऑलवेज हम क्या करते हैं, किसी न किसी पॉइंट को एक बेस बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे, उस बेस के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई को करेंगे, लॉ को क्लासिफाई। तो यहाँ हम लोग करने वाले हैं लॉ को क्लासिफाई, सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल लॉ। ये जो आप टाइप देखते जा रहे हो, इसको हम लोग क्लियर एक एक वन बाय वन करते जाएंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा इसको खत्म करते जाएंगे, ठीक है? सबसे पहला भाई, नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल। देखो, नेशनल लॉ किसको नाम से क्लियर है? नेशनल, जो लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, गवर्नमेंट जिस कंट्री का है, जैसे मान लो भारत है, भारत सरकार लॉ अपने लोगों के लिए बनाएगी, है ना? और ये लॉ जो भारत सरकार बनाएगी, वो भारत का जो सीमा के अंदर के लोग हैं उस पे ही अप्लाई होगा, जैसे इंडियन पीनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मोटर व्हीकल एक्ट। तो नेशनल लॉ अप्लाइज विद इन स्टेट, और कह सकते हो विद इन कंट्री। लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो होता है, ये गाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कि एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है। लेकिन नेशनल लॉ सिर्फ देश के अंदर की चीजों को बताता है, देश के अंदर जो पीपल है वो कैसे गाइड होंगे। इंटरनेशनल लॉ का यहाँ एक दो एग्जाम्पल है, जेनेवा कन्वेंशन, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है? और जो इंटरनेशनल लॉ होता है, इंटरनेशनल लॉ गाइड करता है डिफरेंट कंट्रीज को, तो मैंने बता दिया कि कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना है। और जो दो कंट्री आपस में, जो आप कह लो कि एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है इंटरनेशनल लॉ में, वो किस पे बेस्ड होता है? एग्रीमेंट पे, ट्रीटीज पे, कन्वेंशंस पे। अभी मैंने बोला कि इंटरनेशनल लॉ गाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को,
लेकिन ये बेस किस पे होता है? अब यूएस हमारी बात कैसे सुनेगी? उसको हम लोग बताएँगे भैया देखो तुमने एग्रीमेंट साइन किया हमारे साथ, आपको फॉलो करना पड़ेगा ये चीज़। तो ध्यान क्या रखना है कि एग्रीमेंट, ट्रीटी और कन्वेंशंस बेस होता है। नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ जो मैटर डील करता है गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स के बीच में। देखो पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ, हर एक टॉपिक पे ये जितने टॉपिक आप देख रहे हो, हर एक टॉपिक पे एक लेक्चर बन सकता है। पब्लिक लॉ वर्सेस प्राइवेट लॉ, सब्सटैंटिव लॉ वर्सेस प्रोसीजरल लॉ। तो मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, मैं बस ऊपर ऊपर आपको बता कर निकलूंगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा सकता। तो पब्लिक लॉ डील करता है जहां पे गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स हो, उस केस में, ठीक है भाई? अब देखो इसके पीछे रीज़न भी क्या क्यों होता है पब्लिक लॉ में गवर्नमेंट। देखो हम लोग इस देश में रहते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी ये ड्यूटी है कि आपको पीस मिले, आप सेफली अपने घर में रहो। लेकिन मेरे घर में आकर कोई चोरी कर लिया, तो मेरे मन में तो डर रहेगा, मेरे आस पड़ोस में भी डर रहेगा, सबके पूरा सोसाइटी में डर होगा कि भैया कोई भी घर में घुस सकता है, रात को चोरी कर सकता है। तो अब देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका ये रोल है कि भैया वो ये मेंटेन करे कि लोग सेफली अपने घर में सोए, किसी को चोरी से डर ना हो। ये कब पॉसिबल हो पाएगा? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और यदि गवर्नमेंट इसमें फेल हो गया तो केस भी कौन लड़ेगा? गवर्नमेंट करेगा सब कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट की ड्यूटी थी ना। इसीलिए आप देखोगे, आपको यदि पता भी करना हो ना पब्लिक रॉन्ग प्राइवेट रॉन्ग कैसे है, तो आप बस ये देखना, यदि कोई भी ऐसा रॉन्ग हो रहा है, कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है, कोई भी ऐसा गलत काम हो रहा है जिससे पूरे समाज पे प्रभाव पड़ रहा है, आप समझ लेना वो पब्लिक रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पूरे समाज, और उसको आप ये भी कह सकते हो वो पब्लिक लॉ है। क्यों? क्योंकि पूरे समाज की जिम्मेदारी किस पे होती है? गवर्नमेंट पे होती है। ठीक है? और पब्लिक लॉ में अब जो चोर है, चोर और मेरे अगेंस्ट केस नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सेफली रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? गवर्नमेंट की। तो मेरे बिहाफ में केस भी कौन लड़ेगा? गवर्नमेंट। तो इसीलिए आप देखते हो क्रिमिनल मैटर में गवर्नमेंट आता है आपके बिहाफ में केस लड़ने के लिए। लेकिन प्राइवेट मैटर में पति पत्नी को देखो, कोई सरकार की तरफ से आता है, पत्नी को लॉयर प्रोवाइड कराता है, कुछ नहीं भैया, आप दोनों के बीच का मैटर है, आप दोनों अपना निपटिए, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी का झगड़ा है, आप दोनों बीच में अपना निपटिए, सरकार को कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, कोई गोली मार दिया तो उस केस में सरकार आएगी, क्योंकि सरकार का काम था आपको प्रोटेक्शन देना ना भाई। खैर, तो पब्लिक लॉ डील करता है मैटर, ठीक है, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल्स। और प्राइवेट में प्राइवेट लॉ डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, जैसे प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली मैटर्स। सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटैंटिव लॉ जैसे मान लो आईपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। ये हम लोग को बताता है कि हमारा क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज़ है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्राइम है। जैसे इंडियन पिनल कोड है, ये बताता है क्या क्राइम्स है। समझ रहे हो? तो सब्सटैंटिव लॉ राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताता है, क्या गलत है, क्या सही है, हम लोग को सब्सटैंटिव लॉ बताता है। और जब मान लो कोई कोई गलत कर दिया, ठीक है? या फिर जो राइट्स एंड ड्यूटीज हम लोग को मिला है, जैसे आईपीसी से कुछ राइट्स हम लोग को मिला है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ राइट्स मिला है, तो इस राइट्स को इन्फोर्स कैसे करेंगे हम लोग? तो इस राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए प्रोसीजरल लॉ होता है। प्रोसीजरल लॉ हम लोग को क्या बताता है कि जो राइट्स एंड ड्यूटीज है उसको इन्फोर्स कैसे करें। ठीक है, ऊपर आपने देखा इंडियन पीनल कोड, तो इंडियन पीनल कोड में जो राइट्स एंड ड्यूटीज मिला है उसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब बीएनएस हो गया और बीएनएसएस हो गया है। जैसे सिविल मैटर है आपका, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लॉ है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें जो राइट्स एंड ड्यूटीज है उसको इन्फोर्स करने के लिए कौन सा लॉ है हमारे पास? सिविल प्रोसीजर कोड।
नेक्स्ट है सिविल एंड क्रिमिनल लॉस। देखो, सिविल लॉ डील करता है प्राइवेट राइट्स लाइक प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिलीज इशू है। तो जो दो इंडिविजुअल्स के बीच का इश्यूज है, उसको कौन डील करता है? सिविल लॉ। ठीक है, मान लो कोई आपका पड़ोसी है, वो आपका दीवार तोड़ दिया, तो उस केस में आप सिविल केस करोगे। सिविल लॉ में देखोगे कि भैया कहाँ क्या आपका राइट्स का वायलेशन हुआ है। लेकिन मान लो कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है, तो ऑफेंस ऑलवेज अगेंस्ट सोसाइटी होता है, जैसे मर्डर, चीटिंग। तो उस केस में आप, तो बेसिकली आप यहाँ पे ये समझो, क्रिमिनल लॉ किसको डील करता है? ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हर एक पे एक लेक्चर बन सकता। मैं ट्राई भी करूंगा क्रिमिनल लॉ वर्सेस सिविल लॉ पे वीडियो बनाऊं। एक सेकेंड, आप लोग भी पानी पियो, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अब देखो, हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिटन लॉ एंड अनरिटन लॉ। नाम से क्लियर है, जो लॉ रिटन होगा बाय द लेजिस्लेचर, उसको हम लोग बोलेंगे रिटन लॉ। जो लॉ रिटन नहीं होता, जैसे आप इंग्लैंड जाओगे यदि, तो इंग्लैंड में आप देखोगे बहुत सारा लॉ लिखित नहीं है। वहाँ पे प्रैक्टिस जो चल रहा है, जो कस्टम्स चल रहा है, उसी के बेसिस पे चल रहा है, तो वो अनरिटन लॉ है। तो जो लॉ लिखित में रहता है और पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्टेड है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटन लॉ। और जो लॉ रिटन नहीं है लेकिन फॉलो करा जाता है बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन और द यूजेस, लाइक कस्टम, आपको बताया था मैंने, इसी को बोलते हैं हम लोग जज मेड लॉ। जनरली आपको कहाँ देखने को मिलता है? इंग्लैंड में। नेक्स्ट है म्युनिसिपल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब ये जो म्युनिसिपल लॉ है, देखो, डेली फंक्शंस जो पीपल का है, जो सोसाइटी का है, जैसे लाइक ट्रैफिक, टैक्स और एजुकेशन लॉज, इसके लिए जो लॉ बनता है उसको अपन बोलते हैं म्युनिसिपल लॉ। और जो लॉ सुप्रीम होता है किसी भी कंट्री का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ध्यान यहाँ दो चीज रखना है। देखो, एक तो हो गया टॉप सबसे पूरे कंट्री के लिए लॉ, और हर एक लॉ उसी लॉ के अंदर बनेगा। फिर से सुनो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट इज सुप्रीम लॉ, पूरे देश के लिए एक कानून बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब पूरे जो भी लॉज बनेगा हमारा, जैसे मान लो एक लॉ हम लोगों ने बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब जो भी लॉ बनेगा इसके अंदर ही बनेगा। समझ रहे हो? डे टू डे लाइफ के लिए जो लॉज बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे म्युनिसिपल लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ एंड केस लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ मतलब होता है जो लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है और रिटन होता है, लिखित में होता है, उसको अपन बोलते हैं स्टैट्यूटरी लॉ। और जो लॉ डेवलप होता है बाय द जुडिशियल डिसीजंस, कोर्ट्स के द्वारा, कोर्ट का जो जजमेंट होता है, जो जजेस जजमेंट देते हैं, जज के द्वारा जो लॉ बनता है, उसको बोलते हैं केस लॉ। और केस लॉ को ही अपन बोलते हैं जज मेड लॉ, क्योंकि ये जज के द्वारा बनाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है, वो सारे लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, सारे लोअर कोर्ट्स को वो फॉलो करना पड़ता है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज ब्रांच ऑफ लॉ विथ एग्जाम्पल्स। देखो, इसमें एक दो मैं आपको बताऊंगा, रेस्ट आपको खुद से देख के पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे लॉ का ब्रांच, तो लॉ का बहुत सारा ब्रांच दिखेगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ। तो जैसे आप एक एग्जांपल लो, क्रिमिनल लॉ।
जो क्रिमिनल लॉ जिसमें देखो ऑफेंस, पनिशमेंट इन सब चीज़ों के बारे में डील करता है क्रिमिनल लॉ। तो जो भी कानून में ऑफेंस, पनिशमेंट की बातें हो रही है, जैसे एग्जांपल ले लो इंडियन पीनल कोड, आप कभी उल्टाओगे तो देखना उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्राइम के बारे में और पनिशमेंट के बारे में। तो ये सबको किसमें डाल देंगे हम? क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, यहाँ भी औ इस ऑफेंस जैसे कैसे क्रिमिनल मैटर्स चलेगा वो सारा कुछ इसमें है। डॉरी एक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि इतने साल की पनिशमेंट मिलेगी आपको यदि आप किसी से डॉरी लेते हो, दहेज लेते हो। तो इस तरीके का जो बहुत सारा जो भी एक्ट में पनिशमेंट है, ऑफेंस है, वो सारा कहलाएगा आपको क्रिमिनल लॉ। और ऐसे लॉज़ जिसमें प्राइवेट राइट्स की बात हो रही है, रेमेडीज़ की बात हो रही है, बिटवीन द इंडिविजुअल्स, वो सारे आ जाएँगे सिविल लॉ में। ऐसे लॉ जहाँ पे एग्रीमेंट की बातें हो रही है, वो आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से रिलेटेड बातें हो रही है, वो सारा आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। अब यहाँ पे एक तरफ देखना, एक तो ब्रांच ऑफ लॉ देखोगे आप सबसे पहले, ब्रांच ऑफ लॉ देखोगे यहाँ पे, और उस ब्रांच ऑफ लॉ में क्या डील करते हैं हम लोग, ठीक है? क्या चीज़, जैसे फैमिली लॉ है। ये जो फैमिली लॉ है, हम लोग ये तो बोल रहे हैं कि ये एक लॉ का ब्रांच है। इस फैमिली लॉ में क्या-क्या पढ़ने को अपन मिलता है? अपने को पढ़ने को मिलेगा मैरिज रिलेटेड मैटर को डील करते हैं हम लोग फैमिली लॉ में, डिवोर्स रिलेटेड मैटर को, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस। अब इन सब के लिए आपको अलग-अलग कानून देखने को मिलेगा, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, एप्लीकेशन बहुत सारा है, इनहेरिटेंस लॉ, डिवोर्स का अलग है। तो ये सारा जो आप देख रहे हो, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? फैमिली लॉ के अंदर आ जाएगा। तो आई होप आपको ब्रांच ऑफ लॉ क्लियर हुआ होगा। एक ब्रांच में काफ़ी सारे लॉ आ जाते हैं। सेम टाइप के जो लॉज़ होंगे, वो सारा एक ब्रांच में आ जाएगा। तो इसको एक बार आपको गौर कर लेना है। तो लॉ के बहुत सारे ब्रांच हैं भारत में, और मैं कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे दिया है आपको, ताकि आप ये समझ पाओ। जैसे यहाँ पे जैसे टैक्स लॉ है। टैक्स लॉ में आपको बहुत सारा कानून देखने को मिलेगा। जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज़, तो ये सारा सर्विस टैक्स, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? टैक्स लॉ के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, है ना? एक्साइज़ एक्ट्स, ये सब टैक्स एक्ट्स के अंदर आ जाएगा। और टैक्स लॉ सिर्फ़ और सिर्फ़ डील किससे रिलेट करता है? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ बाय द गवर्नमेंट। तो एक एग्ज़ाम्पल दिया मैंने, आपको जब पीडीएफ मिलेगा आप देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ, और आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार आप इसको पढ़ो, धीरे-धीरे मैं ऐसे स्क्रॉल भी कर देता हूँ, आप देख सकते हो। एग्ज़ाम्पल दे दिया मैंने कि इस ब्रांच में कौन-कौन सा लॉ आ सकता है, 1-2 एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, 2 घंटे का ऑलमोस्ट हो गया है हमारा। मैंने आपको बोला था कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, डेफिनेशंस ऑफ लॉ बाय वेरियस ज्यूरिस्ट जो है, इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। जो यहाँ तक भी पढ़ेंगे, जिनको डेफिनेशंस ऑफ लॉ बाय द वेरियस ज्यूरिस्ट को पढ़ना होगा, तो वो लिंक पे जाके क्लिक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उस पे डिस्कस करूँ, ठीक है? तो आज यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि 2 घंटे का हो गया है। डेफिनेशंस ऑफ लॉ बाय वेरियस ज्यूरिस्ट, इसको एकदम तफ़सील से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।